शुरू में कुछ लोग भाग रहे थे। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, उन्होंने देखा एक बंदा कपड़ों में लपेटा हुआ बोन फायर के पास बैठा था। जो बंदा उनका लीडर लगता था, उसने नाइफ निकाली और उस कपड़े वाले पे फेंक दी। लीडर के शौक में कपड़े में कोई था ही नहीं। जब वो पीछे मुड़ता है, उसे एक छोटा लड़का दिखता है जो उसे घूर रहा था। ये लड़का ही उनका टारगेट था। लड़का शॉक हो गया कि उन्होंने उसे एम्बुश करने की कोशिश की। उसने बोला, तुमने मुझे एम्बुश किया तो अब मेरे पास रीजन है तुमको मारने का। लड़के ने अपना एरो उठाया और एक ट्री ब्रांच तोड़ दी। लीडर और उसकी टीम ने लड़के का मजाक उड़ाया, पूछा कि वो ब्रांच से क्या करेगा। जब वो हंस रहे थे, एक टीममेट का हेड ब्रांच से डिस्ट्रॉय हो गया। लीडर को यकीन नहीं हुआ जो उसने देखा। एक टीममेट चिल्लाया कि लड़का ये यूज कर रहा है, पर तभी लड़के ने उसे शूट कर दिया। लीडर डर के मारे बस देखता रहा और एक एक करके उसकी सारी टीम मर गई। जब उसकी बारी आई, उसने लड़के से जिंदगी की भीख मांगी। लड़के ने बोला, अगर तुम में मारने का इंटेंशन है तो मरने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। उसने ब्रांच से लीडर का हेड उड़ा दिया। सबको मारने के बाद लड़के ने अपने कपड़े पैक किए, बोन फायर बुझा दी और जाने लगा। जाते जाते उसने बोला, डेरियन के कंपैरिजन में ये ह्यूमन वर्ल्ड मुझे बोरिंग लगता है। लड़का चला गया और हम एक मीटिंग में चले गए। ये मीटिंग चर्च के हाई रैंकिंग प्रीस्ट्स ने रखी थी। मीटिंग में प्रीस्ट ने बोला कि फॉरेस्ट ऑफ रूट्स में अभी भी डेमोनिक एनर्जी के ट्रेसेस हैं, लेकिन उन्होंने जो बैरियर्स लगाए हैं वो उसे स्प्रेड होने से रोक देंगे। प्रॉब्लम ये थी कि वो फॉरेस्ट के बड़े एरिया को यूज नहीं कर पा रहे थे। डिस्कशन के दौरान उनका लीडर बोला, अगर फॉरेस्ट में इतनी डेमोनिक एनर्जी है कि कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, तो क्यों ना हम वहां उन लोगों को भेज दें जो मरने के लायक हैं। प्रीस्ट्स शॉक हो गए ये सुन के। लीडर ने कहा, जब हम ट्रबलसम लोगों को हैंडल नहीं कर पाते तो उनको फॉरेस्ट में बैनिश करना आसान है ना। प्रीस्ट्स ने तुरंत ये आइडिया एक्सेप्ट कर लिया। अगले सीन में एक नाइट एक औरत को पकड़े हुए था। उसने औरत को बोला कि उसके बेबी में सीड ऑफ डार्कनेस उगाया है। बेबी को कुछ प्रीस्ट्स के हवाले कर दिया गया। प्रीस्ट्स ने उस पे प्रेयर की और वो ग्लो करने लगा। माँ ने बेबी का नाम बुलाया जो था हेलमेट। फॉरेस्ट ऑफ रूट्स ऐसी जगह थी जहाँ ना कोई जीनियस स्कॉलर, ना ब्रेव कमांडर, ना इनक्रेडिबल मेज सर्वाइव कर सकता। हर क्रिमिनल जो वहाँ गया मर गया। अगर कोई चांस से वहाँ से निकल आए, उसके सारे सिंस माफ हो जाते। हेलमेट फॉरेस्ट में जाग गया और रोने लगा। फॉरेस्ट डेमोनिक एनर्जी से भरा था। ठंड और भूख उसके लिए बहुत थी, लेकिन हेलमेट ने उसे ओवरकम कर लिया क्योंकि उसके अंदर सीड ऑफ डार्कनेस थी। सीड ने उसे एनर्जी दी जो उसकी प्रोटेक्शन करती थी। 10 दिन बीत गए और हेलमेट अभी भी सर्वाइव कर रहा था। एक लेपर्ड उसके पास आया, उसे उठाया और चला गया। 10 साल बाद हम हेलमेट को एक रैबिट के पीछे भागते देखते हैं। उसने रैबिट को सक्सेसफुली पकड़ लिया। उसने लेपर्ड, जिसका नाम इलागा था, को बुलाया और बोला, देख मैंने क्या किया। इलागा हेलमेट के पास आई और रैबिट को मार दिया। उसने हेलमेट से पूछा कि क्या वो अब हंटिंग के लिए कंफर्टेबल है। हेलमेट ने कहा कि अभी के लिए वो सिर्फ रैबिट्स हंट कर सकता है। रैबिट को मारने के बाद इलागा ने एक अजीब सा ऑब्जेक्ट निकाला। उसने हेलमेट को बताया कि ये ऑब्जेक्ट कोर कहलाता है और सारे डेमोनिक बीस्ट्स के पास होता है। उसने कहा कि अगर कोई कोर खाए तो उसका कोर रिचार्ज हो जाएगा और उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। हेलमेट उसे लेने वाला था, लेकिन इलागा ने उसे अपनी पूंछ से दूर धकेल दिया। हेलमेट रोने लगा। उसने कहा कि उसे कोर खाना चाहिए क्योंकि उसने रैबिट हंट किया। इलागा ने बोला कि वो कोर नहीं खा सकता क्योंकि वो डेमोनिक बीस्ट नहीं है, और अगर उसने खा लिया तो वो डेमोनिक बीस्ट बन जाएगा और उसे फॉरेस्ट में हमेशा रहना पड़ेगा। हेलमेट ने कहा कि कोर खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फॉरेस्ट से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इलागा ने बोला कि फॉरेस्ट से निकलने का रास्ता है। हेलमेट शॉक हो गया ये सुन के। उसने इलागा से पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसने कहा था कि ये इम्पॉसिबल है। इलागा ने बोला कि उसे नहीं लगता था कि ये पॉसिबल है, लेकिन किसी ने उसे बताया कि ये हो सकता है। हेलमेट ने पूछा कि किसने बताया। इलागा ने कहा कि एक ह्यूमन ने, जिससे वो पहले मिली थी। हेलमेट शॉक हो गया ये सुन के। इलागा ने बोला कि उसे उस ह्यूमन को ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि वो शायद मर चुका है। हेलमेट ने पूछा कि क्या उसने अपनी आंखों से उसे मरते देखा। इलागा ने कहा कि वो ह्यूमन पहले बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है। उसने कहा कि चाहे कोई ह्यूमन कितना भी स्ट्रांग हो, वो डेमोनिक एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और कमजोर हो जाता है। हेलमेट को ये एनर्जी फील नहीं होती क्योंकि उसके अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है। इलागा ने बताया कि आखिरी बार जब वो उस ह्यूमन से मिली, वो पहले से बूढ़ा था और अगर वो अब जिंदा है तो उसकी उम्र 90 साल होगी। हेलमेट ने पूछा कि वो ह्यूमन कहाँ मिला था। इलागा ने इस सवाल पर हेलमेट को स्टिक से मारने की कोशिश की। उसने कहा कि हेलमेट को, जिसे उसने पाला और खिलाया, अब उसे छोड़कर जाना है। उसने बोला कि शायद वो ह्यूमन वहाँ होगा ही नहीं। हेलमेट ने कहा कि अगर उसे कोई नहीं मिला तो वो वापस आ जाएगा। इलागा को ये सुनकर गुस्सा आया। उसने हेलमेट को बताया कि वो जगह उनकी लोकेशन से ईस्ट में है और वो जो चाहे करे। जैसे ही हेलमेट को लोकेशन पता चली, वो दौड़ने लगा। इलागा शॉक हो गई कि वो सचमुच चला गया। उसने बोला कि उसे परवाह नहीं अगर वो मर जाए। हेलमेट खुश था कि फॉरेस्ट में उसके अलावा कोई और ह्यूमन है। जब हेलमेट वहाँ पहुंचा, उसने लकड़ी का एक फेंस देखा। उसने फेंस के ऊपर से जंप किया और एक घर देखा। घर को देखकर उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई ह्यूमन रहता है क्योंकि ऐसी कंस्ट्रक्शन सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते हैं। आसपास देखते हुए हेलमेट का चेहरा एक बंदे ने जमीन पर दबा दिया। उस बंदे ने पूछा कि वो कौन है और उसे किसने भेजा। हेलमेट ने बोला कि इलागा ने उसे यहाँ भेजा और उसने बताया कि यहाँ एक ह्यूमन रहता है। उस
बंदे ने इलाका का नाम पहचान लिया और हेलमेट को छोड़ दिया। उसने पूछा कि वो क्या चाहता है। उस बंदे ने बोला कि अगर वो सिर्फ एक ह्यूमन को देखने आया है तो चला जाए। हेलमेट बोलता है, मैं इस जंगल से निकलना चाहता हूँ। डेरियन पूछता है, सचमुच निकलना चाहता है? बाहरी दुनिया उतनी पीसफुल और खूबसूरत नहीं है जितना तू सोचता है। हेलमेट पूछता है, बाहरी दुनिया कैसी है? डेरियन बताता है, वहाँ लोगों के पास नाखून या दांत नहीं होते, वो कमजोर होते हैं लेकिन बहुत चालाक और क्रूर भी। वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं लेकिन मौका मिलते ही धोखा भी दे देते हैं। डेरियन पूछता है, तू जंगल में पैदा हुआ था? हेलमेट बोलता है, मुझे बेबी के टाइम यहाँ छोड़ दिया गया था। डेरियन समझ जाता है कि हेलमेट के पास सीड ऑन ऑफ डार्कनेस है। डेरियन बताता है, तुझे इसीलिए नहीं मारा गया क्योंकि तू किसी पावरफुल फैमिली या नोबल से है, लेकिन इस सीड ऑन ऑफ डार्कनेस की वजह से तुझे जंगल में छोड़ दिया गया। अगर तू बाहर जाएगा तो लोग तुझे मारने की कोशिश करेंगे। हेलमेट फिर भी बोलता है, मुझे बाहर जाना है। डेरियन उसे उठाता है और कहता है, अगर तू ह्यूमन वर्ल्ड में रहना चाहता है तो पहले ह्यूमन बनना होगा। वो बताता है कि जंगल की बैरियर को पार करना होगा, लेकिन हेलमेट अभी इतना स्ट्रांग नहीं है। डेरियन कहता है, मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर, तू स्ट्रांग हो जाएगा। डेरियन के घर पर वो हेलमेट को झाड़ू देता है और बोलता है, जमीन साफ कर। हेलमेट मना करता है लेकिन डेरियन कहता है, सारे ह्यूमंस ऐसा करते हैं। हेलमेट पूछता है, इतना गंदा घर में कैसे रहते हो? डेरियन बोलता है, जंगल में रहना चाहता है या नहीं? हेलमेट झाड़ू लगाने लगता है। जब हेलमेट ने झाड़ू लगाई, डेरियन ने उसे उसका बेड दिखाया। हेलमेट इतना खुश हुआ कि उसे बेड मिला। उसने डेरियन से पूछा कि क्या वो अभी सो सकता है? डेरियन ने बोला कि अभी उनके पास बहुत काम है। उसने हेलमेट को कुछ कपड़े दिए और वार्न किया कि उन्हें डैमेज न करे क्योंकि ये उसके अपने कपड़ों से बने हैं और उसके पास ज्यादा नहीं है। डेरियन हेलमेट को बाहर ले गया कुछ पौधे इकट्ठा करने। उसने हेलमेट को बताया कि वो उसे सिखाएगा कि क्या खाना है और चीजों को खाने लायक कैसे बनाना है। डेरियन ने अपने बैग से एक पौधा निकाला और बताया कि इस फॉरेस्ट के सारे ऑर्गेनिजम्स में कोर्स होते हैं और अगर कोर निकाल भी लिया जाए तब भी उनमें डेमोनिक एनर्जी रहती है। डेमोनिक एनर्जी को पूरी तरह प्योरीफाई करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है पानी में क्लेंस करना। क्लेंस करने के बाद उसने हेलमेट को वो खाने को दिया। हेलमेट शॉक हो गया कि ये सचमुच खाने लायक है। ये दिखाने के बाद डेरियन ने घर वापस जाने का फैसला किया। अगले दिन हेलमेट गुस्सा था कि डेरियन ने उसे पानी लाने भेजा, ये कहकर कि उसे ह्यूमन की तरह बिहेव करना होगा। जब हेलमेट अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था, पीछे से कुछ उसे देख रहा था। वो चीज ने उस पर अटैक किया और वो निकली इलागा। इलागा ने पूछा कि वो क्या कर रहा है। हेलमेट ने बोला कि डेरियन ने उसे पानी लाने को कहा। इलागा शॉक हो गई क्योंकि हेलमेट ने उसकी कभी बात नहीं मानी। हेलमेट ने बोला कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि डेरियन ने उसे स्ट्रॉन्गर बनाने का वादा किया है। इलागा ने पूछा कि जब वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो वो क्या करेगा। हेलमेट ने कहा कि वो फॉरेस्ट छोड़ देगा क्योंकि वो डेमोनिक बीस्ट नहीं है। इलागा ने हेलमेट से पूछा कि क्या उसे लगता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में उसके साथ कुछ अच्छा होगा। हेलमेट ने बोला कि उसे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन उसे यकीन है कि अगर वो फॉरेस्ट में रहा तो कुछ भी नहीं होगा। पानी लाने के बाद हेलमेट ने इलागा को छोड़ दिया। जाते वक्त इलागा को दुख हुआ। डेरियन के घर पर हेलमेट एक डिफिकल्ट स्टांस प्रैक्टिस कर रहा था जबकि डेरियन उस पे पानी डाल रहा था। हेलमेट ने डेरियन से ट्रेनिंग रोकने की भीख मांगी। डेरियन ने पूछा कि क्या वो फॉरेस्ट छोड़ना चाहता है। ये सुनकर हेलमेट ने स्टांस जारी रखा। डेरियन हैरान था कि हेलमेट उसकी उम्मीद से ज्यादा टिक रहा था। उसने कहा कि सीड ऑफ डार्कनेस के अलावा हेलमेट में टैलेंट भी है। आखिरकार हेलमेट हार गया। डेरियन ने उसे उठाया और खाना बनाया। हेलमेट को खाना खाने में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन जब उसने टेस्ट किया तो वो सूप को जल्दी जल्दी खत्म करने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि सूप इतना टेस्टी था। खाते वक्त डेरियन खड़ा हुआ और बोला कि हेलमेट को उसकी बात सुननी चाहिए। उसने कहा कि हेलमेट फॉरेस्ट छोड़ने के लिए स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है, लेकिन वो डेमोनिक बीस्ट नहीं बल्कि एक कमजोर ह्यूमन है जिसकी लिमिट्स हैं। इसलिए उसने हेलमेट को स्वॉर्ड सिखाने का फैसला किया। डेरियन ने एक वुडन स्वॉर्ड उठाया और हेलमेट को बोला कि ध्यान से देखे। उसने स्वॉर्ड को एक खूबसूरत पैटर्न में हल्के से मूव किया, फिर इतनी फोर्स से स्विंग किया कि हेलमेट को लगा कि स्वॉर्ड से लाइटनिंग निकली। डेरियन ने वुडन स्वॉर्ड से एक बोल्डर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हेलमेट इतना शॉक हुआ कि उसे यकीन नहीं हुआ जो उसने देखा। हेलमेट ने डेरियन से उस लाइटनिंग के बारे में पूछा। डेरियन ने बोला कि वो एनर्जी जिसे उसने देखा उसे विस कहते हैं, एक इनविजिबल पावर सोर्स जो सिर्फ ह्यूमंस यूज कर सकते हैं। उसने कहा कि हेलमेट के बॉडी में सीड ऑफ डार्कनेस भी ऐसा ही एक पावर सोर्स है। हेलमेट इस पावर को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि वो इसे सीखना चाहता है। डेरियन ने हेलमेट के सिर पर थप्पड़ मारा और बोला कि उसका बॉडी अभी विस यूज करने के लिए रेडी नहीं है, उसे पहले स्वॉर्ड की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। डेरियन ने बोला कि स्वॉर्ड का रास्ता हार्ड है और बहुत दर्द दे सकता है, लेकिन अगर वो ट्रेनिंग में टिका रहा तो वो डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगा। हेलमेट ने डेरियन का ऑफर बिना सोचे एक्सेप्ट कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान डेरियन ने हेलमेट को अपने फॉर्म्स इंप्रूव करने को कहा। हेलमेट ने डेरियन पर चिल्लाकर कहा कि वो सही कर रहा है। डेरियन ने बोला कि उसे अपनी टोन देखनी चाहिए और रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। हेलमेट ने तुरंत अपनी टोन चेंज की और पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। डेरियन ने बोला कि हेलमेट को खुद प्रॉब्लम सोचनी होगी। हेलमेट ने कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। डेरियन को यह सुनकर गुस्सा आया। डेरियन ने हेलमेट से पूछा कि क्या उसे हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। हेलमेट को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा कि डेरियन को एक्सप्लेन करना ही होगा क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता। डेरियन को हेलमेट अजीब लगा क्योंकि हेलमेट को लर्निंग की कोई वैल्यू नहीं
थी, फिर भी वो ज्यादातर चीजें बहुत तेजी से सीख लेता था। डेरियन को हेलमेट स्ट्रेंज लगा क्योंकि उसके बॉडी में सीड ऑफ डार्कनेस होने के बावजूद, जो आमतौर पर लोगों को वायलेंट और क्रेजी बनाता है, हेलमेट एक रैशनल बच्चा था जो ज्यादातर एडल्ट्स से ज्यादा लॉजिकल था और बहुत हठी था, आसानी से हार नहीं मानता था। डेरियन को लगता था कि हेलमेट में कुछ अलग है। उसने हेलमेट को ट्रेनिंग एडवाइस देने का फैसला किया। उसने हेलमेट के हाथ पर 2 बार अटैक किया और पूछा कि क्या अब उसे अपने फॉर्म की प्रॉब्लम समझ आई। हेलमेट ने कहा कि उसे कुछ समझ नहीं आया। डेरियन ने बोला कि अगर उसने प्रॉब्लम समझने की पूरी कोशिश नहीं की तो उसे डिनर नहीं मिलेगा। हेलमेट डर गया और डेरियन से रुकने की भीख मांगी ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सोच सके। जब हेलमेट ने सोचा तो उसे एहसास हुआ कि उसे जो दर्द हुआ वो दोनों बार अलग था। उसने नोटिस किया कि डेरियन ने उसे अलग अलग जगहों पर और अलग अलग स्पीड से हिट किया। ये हेलमेट को अजीब लगा क्योंकि डेरियन ने वही मूवमेंट यूज किया, फिर भी दर्द अलग था। डेरियन ने बोला कि उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ फॉर्म की नकल कर रहा है और ये काफी नहीं है। उसने कहा कि हेलमेट को अपनी मसल्स में डिफरेंस समझना होगा, उसके उंगलियों में कंपन, स्पीड, फ्लो और उसके बाद का मूवमेंट, और सबसे जरूरी उसे स्वॉर्ड और अपने माइंड को समझना होगा। डेरियन ने बोला कि जब तक हेलमेट इन चीजों को कंट्रोल नहीं करता तब तक उसने कुछ सीखा ही नहीं। उसने कहा कि हेलमेट को हर मूवमेंट में अपना दिल और आत्मा लगानी होगी ताकि वो स्वॉर्ड को सचमुच समझ सके। उसने बोला कि अभी वो जो कर रहा है वो बस बेकार में अपनी बाहें हिला रहा है और इससे वो स्वॉर्ड्समैन नहीं बनेगा, वो बस एक वुड कटर है। डेरियन की बात सुनकर हेलमेट ने प्रैक्टिस जारी रखी। प्रैक्टिस के बाद हेलमेट नदी के पास गया। वहां उसे इलागा मिली। इलागा शॉक हो गई कि हेलमेट ने ट्रेनिंग से मसल्स बना लिए। जब हेलमेट जमीन पर बैठा उसने इलागा से पूछा कि डेरियन ने क्यों कहा कि वो उसका एहसानमंद है। इलागा ने बोला कि उसने डेरियन को उसके फॉरेस्ट में रहने की स्पेशल परमिशन दी थी। हेलमेट शॉक हो गया ये सुनकर। उसने पूछा कि इलागा ने डेरियन को फॉरेस्ट में रहने क्यों दिया, क्योंकि उसे कोई अपने पास रहना पसंद नहीं। उसने पूछा कि क्या इलागा डेरियन से फाइट नहीं करना चाहती। इलागा को गुस्सा आया। उसने बोला कि वो इस फॉरेस्ट के सेंट्रल एरिया की ऑनर है और जो भी उसे चैलेंज करेगा वो उससे फाइट करेगी। तुरंत बाद उसने हेलमेट को बताया कि उसने डेरियन से फाइट इसलिए नहीं की क्योंकि वो सावधान थी। वो फाइट से थक कर किसी स्नेक से मरना नहीं चाहती थी। हेलमेट को समझ आया कि इलागा जिस स्नेक की बात कर रही थी वो नाहो था, फॉरेस्ट के साउथर्न रीजन में रहने वाला 2 सिर वाला स्नेक। हेलमेट ने पूछा कि अगर इलागा बिना किसी डिस्टर्बेंस के डेरियन से फाइट करे तो क्या वो जीतेगी। इलागा ने सोचा और बोला कि उसे यकीन नहीं है। उसने कहा कि डेमोनिक बीस्ट्स जैसे वो अपनी डेमोनिक एनर्जी को एक्सपोज करते हैं तो वो इंस्टिंक्टिवली बता सकते हैं कि वो जीतेंगे या नहीं, लेकिन ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि वो अपनी एनर्जी हाइड कर सकते हैं। हेलमेट शॉक हो गया कि इलागा जीत नहीं सकती। इलागा ने हेलमेट को करेक्ट किया और बोला कि वो सिर्फ यकीन नहीं है। उसने डेरियन को अपने फॉरेस्ट के हिस्से में रहने की परमिशन इसलिए दी क्योंकि नाहो डेरियन से नफरत करता है। हेलमेट ने पूछा कि नाहो डेरियन से क्यों नफरत करता है। इलागा ने बताया कि डेरियन ने नाहो के बनाए एक डिस्गस्टिंग एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हेलमेट को उस डिस्गस्टिंग एरिया के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। इलागा ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और दिखाने ले गई। वो उसे एक फार्म पर ले गई, लेकिन ये कोई नॉर्मल फार्म नहीं था बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां ह्यूमंस को पाला जा रहा था। हेलमेट बहुत शॉक हुआ ये देखकर। फार्म में एक बंदा जो भारी लोड उठा रहा था उसने गलती से लोड गिरा दिया और इसके लिए उसे पीटा गया। हेलमेट को समझ नहीं आया कि उस बंदे को क्यों पीटा गया। उसने इलागा से पूछा कि उसने क्या गलत किया। इलागा ने बोला कि वो बंदा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था इसलिए पनिश किया गया। हेलमेट हैरान था ये सुनकर। उसने फार्म में कुछ लड़कियों को देखा और इलागा से पूछा कि वो उससे अलग क्यों दिखती हैं। इलागा ने बोला कि वो ह्यूमन फीमेल्स हैं और वो एक मेल है। उसने कहा कि नाहो को फीमेल्स का मीट ज्यादा पसंद है क्योंकि वो टेंडर होता है, इसलिए वो मेल्स को काम करवाता है और फीमेल्स को खाता है। फार्म में मौजूद ह्यूमंस में से इलागा ने एक गंजे बंदे की तरफ इशारा किया और उसे ह्यूमंस का लीडर बताया। इस बंदे का नाम था अरुगो। अरुगो ने उस बंदे को देखा जो गलती की वजह से पीटा जा रहा था और बाकियों को बोला कि उसे भूल जाओ और नाहो के लिए सैक्रिफाइस तैयार करो। उसने एक लड़की को सैक्रिफाइस ग्रुप से हटाया और बोला कि अगर वो उसे सेटिस्फाई करेगी तो वो उसे और जिंदा रहने देगा। हेलमेट शॉक हो गया कि ऐसा बंदा ह्यूमंस का लीडर है। इलागा ने बोला कि उसे नहीं पता कि वो बंदा ये कैसे करता है, लेकिन वो फॉरेस्ट में घुसने वाले ह्यूमंस को ढूंढ लेता है और अगर उसने हेलमेट को ढूंढ लिया होता तो वो भी स्लेव बन गया होता। हेलमेट ने इलागा से पूछा कि उसने उसे क्यों बचाया और उसे स्लेव की तरह क्यों नहीं ट्रीट करती। इलागा ने बोला कि उसने हेलमेट को इसलिए बचाया ताकि नाहो का ह्यूमन लाइफ स्टॉक न बढ़े। हेलमेट मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि इलागा झूठ बोल रही है। उनकी बातचीत के बाद इलागा ने घर वापस जाने का फैसला किया। जब वो मुड़ी उसे कुछ डेमोनिक एनर्जी फील हुई। अचानक नाहो ने उस पर अटैक किया। इलागा ने अपनी
अपनी पोजीशन बनाए रखी और नाहो को पीछे धकेल दिया। नाहो खड़ा हुआ और हेलमेट डर गया क्योंकि उसे नाहो की डेमोनिक एनर्जी फील हुई। नाहो ने इलागा से पूछा कि क्या वो हेलमेट को पाल रही है। उसने बोला कि हेलमेट को अभी खा ले क्योंकि मेल्स तब टेस्टी होते हैं जब वो यंग होते हैं और अगर वो उसे नहीं खाएगी तो उसे नाहो को दे दे। इलागा ने बोला कि नाहो सिर्फ फीमेल्स खाता है तो हेलमेट का टेस्ट उसे अच्छा नहीं लगेगा। नाहो ने कहा कि वो हेलमेट को खाना ही नहीं चाहता लेकिन उसे हेलमेट की स्मेल से प्रॉब्लम थी। जब नाहो को हेलमेट की स्मेल मिली उसने पूछा कि वो डेरियन को कैसे जानता है। इलागा ने तुरंत नाहो को धकेल दिया। नाहो ने उसे शांत होने को कहा और बोला कि वो सिर्फ इसलिए गुस्सा है क्योंकि डेरियन ने कुछ साल पहले उसके फार्म को डिस्ट्रॉय किया था। इलागा ने बोला कि हेलमेट डेरियन को नहीं जानता और उसने सिर्फ डेरियन के कपड़े पहने हैं। नाहो ने हेलमेट से कहा कि वो लकी है क्योंकि अगर वो डेरियन को जानता होता तो वो उसे मार देता। ये सुनकर इलागा ने ढेर सारी एनर्जी रिलीज की और नाहो को बोला कि अगर उसने कुछ भी ट्राई किया तो वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। नाहो डर गया और बोला कि इतना रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। उसने इलागा से कहा कि उसे उससे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने बोला कि वो उसके टेरिटरी से चली जाए और कभी वापस ना आए। ये कहकर नाहो चला गया। जब वो गया हेलमेट डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया इलागा ने बोला कि नाहो के टेरिटरी में फिर कभी कदम न रखे और डेरियन के पास रहे। हेलमेट ने पूछा कि क्या वो इलागा और डेरियन जितना स्ट्रांग बन सकता है। इलागा ने बोला कि डेरियन बहुत स्ट्रांग है। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि डेरियन कितना स्ट्रांग है लेकिन वो इतने लेवल पर है कि ज्यादातर ह्यूमंस पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहां नहीं पहुंच सकते। उसने हेलमेट को बोला कि अगर उसे फॉरेस्ट से निकलना है तो उसे अपनी पूरी ताकत से स्ट्रॉन्गर बनना होगा। ये कहकर इलागा चली गई क्योंकि उसे डेरियन के आने का एहसास हुआ। जब डेरियन हेलमेट से मिला उसने बोला कि उसके साथ घर चले। हेलमेट डेरियन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे ये जानकर और खुशी हुई कि उसके पास दो लोग हैं जो उसका ख्याल रखते हैं। अगले सीन में हम हेलमेट को दर्द से रोते देखते हैं। उस वक्त उसे डेरियन के साथ हुई बातचीत याद आई। डेरियन ने उसे हर रात सोने से पहले कुछ हर्ब्स खाने को दिए। हेलमेट ने पूछा कि ये कौन सी हर्ब्स हैं। डेरियन ने बोला कि ये पॉइजनस हर्ब्स हैं। हेलमेट को ये सुनकर गुस्सा आया। वो डेरियन पर चिल्लाने वाला था लेकिन डेरियन ने उसे अपनी विश से जल्दी हिट कर दिया। उसने बोला कि ये हर्ब्स हेलमेट के सीड ऑफ डार्कनेस को सप्रेस करने के लिए हैं। हेलमेट हर रात पॉइजनस हर्ब्स खाता था लेकिन उसे नहीं पता था कि इससे उसे इतना दर्द होगा। वो बस दर्द में चीखता रहा। अगले सीन में हम हेलमेट को वुडन स्वॉर्ड से ट्रेनिंग करते देखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान डेरियन उसके पास आया। उसे हैरानी हुई कि हेलमेट स्वॉर्ड ट्रेनिंग को एंजॉय कर रहा है। हेलमेट ने बोला कि उसकी विजन बेहतर हो गई है और उसका बॉडी बहुत लाइट फील करता है। उसने डेरियन से पूछा कि क्या ये पॉइजनस हर्ब्स की वजह से है। डेरियन ने बोला कि ये डेमोनिक एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है। उसने हेलमेट से पूछा कि क्या उसे अब पॉइजन का दर्द फील नहीं होता। हेलमेट ने कहा कि उसे कुछ फील नहीं होता बल्कि वो सुबह रिफ्रेश्ड फील करता है। ये सुनकर डेरियन को एहसास हुआ कि हेलमेट को हर्ब्स खाए हुए कुछ महीने हो गए हैं। उसने हेलमेट से पूछा कि क्या उसे वो एनर्जी याद है जिसे वो विश कहता है। उसने बोला कि अगर किसी का बॉडी बेसिक लेवल पर नहीं है तो वो विश यूज नहीं कर सकता और इसलिए उसने हेलमेट को पहले विश नहीं सिखाई क्योंकि उसका बॉडी उस लेवल पर नहीं था। लेकिन अब हेलमेट सही लेवल पर था। ये देखकर डेरियन ने हेलमेट को विश सिखाने का फैसला किया। डेरियन ने अपनी वुडन स्वॉर्ड उठाई और उसे विश से कवर किया। जब डेरियन ने ऐसा किया हेलमेट को एक अनजान प्रेशर फील हुआ। डेरियन ने हेलमेट को बोला कि उसे एटमॉस्फेयर की एनर्जी को अपने बॉडी में मर्ज करना होगा, उसे फ्रीली कंट्रोल करना होगा और उसे अपनी स्वॉर्ड से उस एनर्जी को इनकॉर्नेट करना होगा। ये कहकर डेरियन ने हेलमेट को अपनी स्वॉर्ड उठाने को कहा। उसने बोला कि उसे फाइट करते वक्त डीप ब्रीथिंग करनी होगी ताकि वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके। ये कहकर डेरियन ने हेलमेट पर विश के साथ अटैक किया। उसने हेलमेट को बोला कि एनर्जी के फ्लो का ध्यान रखे क्योंकि अगर उसने इसे अच्छे से हैंडल नहीं किया तो उसका बॉडी टूट सकता है। हेलमेट ने अटैक को ब्लॉक कर लिया। डेरियन ने उनके बीच का गैप बंद किया और फिर से हेलमेट पर अटैक किया। हेलमेट ने अटैक को डॉज कर लिया। अटैक को डॉज करने के बाद हेलमेट ने डेरियन से पूछा कि क्या वो सचमुच उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ये कहकर हेलमेट ने अपनी सांसों को स्टेडी करने की पूरी कोशिश की। जब वो कंपोज्ड हुआ उसने डेरियन पर अटैक करने के लिए रश किया। डेरियन ने आसानी से उसके अटैक्स को ब्रश ऑफ कर दिया। उसने हेलमेट को बोला कि उसे आसपास की एनर्जी फील करनी होगी और उसे कंट्रोल करना होगा। हेलमेट ने कोशिश की लेकिन वो पीछे धकेल दिया गया। डेरियन ने बोला कि घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई भी पहली बार में इसे परफेक्टली नहीं कर सकता, इसलिए उसे और हेलमेट को हर दिन ऐसे फाइट करना होगा ताकि हेलमेट इसे अचीव कर सके। वक्त बीतने के साथ हेलमेट ने हर दिन मेहनत से ट्रेनिंग की। धीरे धीरे वो अपने बॉडी में एनर्जी फील करने लगा और आखिरकार वो विश को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। 4 साल बाद हम हेलमेट को फॉरेस्ट में पेड़ों
कपड़ों को अपनी वुडन स्वॉर्ड से काटते देखते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डेरियन उससे मिलने आया। उसने हेलमेट को बोला कि वो विस यूज करने में थोड़ा बेहतर हो गया है। हेलमेट ने डेरियन से ड्यूल करने को कहा ताकि वो और इम्प्रूव कर सके। डेरियन ने बोला कि पहले उसे अपनी विस दिखाए। जब हेलमेट ने अपनी विस दिखाई, डेरियन हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि हेलमेट इतनी कम उम्र में विस को मैनिफेस्ट कर पाएगा। उसे पता था कि हेलमेट के पास सीड ऑफ डार्कनेस है, लेकिन उसे यकीन था कि हेलमेट बहुत टैलेंटेड है। उसे लगता था कि हेलमेट वर्ल्ड को चेंज कर देगा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ये चेंज अच्छा होगा या बुरा। हेलमेट की विस देखने के बाद डेरियन को एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया है कि हेलमेट को आउटसाइड वर्ल्ड में जाने दे। डेरियन ने हेलमेट को बोला कि अब उसके लिए जंगल छोड़ने का टाइम आ गया है। हेलमेट को यह सुनकर शॉक लगा। उसने डेरियन से कहा कि वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि बाहर की दुनिया में जा सके। डेरियन ने हेलमेट को समझाया कि अगर उसका सीड ऑन ऑफ डार्कनेस बढ़ता रहा तो वो डिवाइन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। उसने हेलमेट से कहा कि वो ध्यान से सुने। डेरियन ने बताया कि ह्यूमन वर्ल्ड जंगल के साउथ साइड में है और उसे डिवाइन बैरियर पार करना होगा। उसने हेलमेट को एक सीक्रेट बताया कि बैरियर में एक कमजोर स्पॉट है जिससे शायद वो ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकता है अगर वो उस कमजोर बैरियर को झेल ले। हेलमेट ने डेरियन से पूछा कि वो कमजोर स्पॉट कहाँ है। डेरियन ने कहा कि उसे नहीं पता क्योंकि उसे कभी इसकी परवाह नहीं थी। उसने बताया कि यूगो, जो ह्यूमन फार्म का लीडर है, वो इकलौता इंसान है जो उस स्पॉट की लोकेशन जानता है। हेलमेट ये सुनकर हैरान था। उसे याद आया कि नाहो कितना डरावना और पावरफुल है। उसे ये जानकर शौक लगा कि यूगो को कमजोर बैरियर की लोकेशन पता है। डेरियन ने हेलमेट को बताया कि ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के बाद उसे ढेर सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो एक्साइटिंग और कमाल की होंगी, लेकिन उसने ये भी कहा कि ट्रेजेडी कभी भी आ सकती है। डेरियन ने हेलमेट को समझाया कि ट्रेजेडी को रोकने के लिए सतर्क रहना काफी नहीं है, ना ही उसे अवॉइड किया जा सकता है। उसने कहा कि दुख के टाइम में हेलमेट को फ्रस्ट्रेशन और निराशा होगी और शायद वो अपने अंदर की डार्कनेस की तरफ खींचा चला जाए। डेरियन ने हेलमेट के कंधे पर हाथ रखा और उससे रिक्वेस्ट की कि वो कभी भी खोया हुआ फील करे तो खुद को ना खोए। ये बोलने के बाद डेरियन ने हेलमेट से पूछा कि क्या उसका कोई सवाल है। हेलमेट ने डेरियन की बातों को देखकर पूछा कि क्या उसका जंगल छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। डेरियन ने खांसते हुए कहा कि उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसने हेलमेट से कहा कि वो एक मैप लेना चाहता है और उसके लिए कुछ स्पेशल चीज है। उसने हेलमेट को सुबह मिलने को कहा और फिर अकेले टाइम स्पेंड करने की बात कहकर मुड़ गया। हेलमेट को समझ नहीं आया कि डेरियन के साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसे लगा कि उसके मास्टर के साथ कुछ गड़बड़ है। रात को हेलमेट रिवर साइड पर बैठा था। अलागा उसे मिलने आई। उसने नोटिस किया कि हेलमेट खुश नहीं था, भले ही उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम पूरा होने वाला था। हेलमेट ने अलागा को बताया कि वो जंगल छोड़ सकता है, लेकिन उसे अजीब फील हो रहा है। उसने अलागा से पूछा कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। अलागा ने हैरानी जताते हुए कहा कि ये फीलिंग्स प्रूफ हैं कि वो धीरे धीरे ह्यूमन बन रहा है। अगली सुबह हेलमेट और अलागा डेरियन की केबिन में गए। जब हेलमेट ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि डेरियन अपनी चेयर पर बैठा है। सामने एक तलवार और बैग रखा है। डेरियन की आंखें बंद थीं। हेलमेट डर गया। उसने डेरियन को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हेलमेट को पहले से ही अंदाजा था कि डेरियन मर रहा है। डेरियन का शरीर देखकर हेलमेट समझ गया कि अब जंगल छोड़ने का टाइम आ गया है। उसने डेरियन का छोड़ा हुआ बैग और तलवार उठा लिया। उसने डेरियन के शरीर को देखा और कहा कि वो उसे हमेशा याद रखेगा। हेलमेट का दिल पूरी तरह टूट गया क्योंकि डेरियन उसके लिए पिता जैसा था। उसने खुद को संभाला और केबिन से बाहर निकला। अलागा को डेरियन की मौत पर कोई हैरानी नहीं हुई। हेलमेट ने पूछा कि क्या उसे पहले से पता था। अलागा ने बताया कि डेरियन ने उसे बता दिया था कि वो मर रहा है। अलागा ने हेलमेट के चेहरे पर उदासी देखी और कहा कि उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि डेरियन अपनी लाइफ स्पैन के हिसाब से जिया और मरा। उसने हेलमेट से डेरियन की मौत का गिल्ट ना फील करने को कहा। अलागा ने हेलमेट को चीयर करने के लिए एक पैकेज दिया। उसने बताया कि ये पैकेज तब आया था जब हेलमेट जंगल में आया था। जब हेलमेट ने कपड़ा खोला तो उसने अंदर एक गोल्ड नेकलेस देखा। अलागा ने बताया कि ये नेकलेस रॉ गोल्ड से बना है जो बहुत रेयर है। उसने कहा कि हेलमेट शायद किसी नोबल फैमिली का बच्चा है। जब हेलमेट ने नेकलेस खोला तो उसमें एक मैसेज था। मैसेज मार्गरेट फ्रीन ने लिखा था जिसमें उसने प्रार्थना की थी कि हेलमेट के रास्ते में हमेशा लाइट रहे। अलागा ने पूछा कि क्या मार्गरेट उसकी फैमिली की लीडर है। हेलमेट ने कहा कि शायद मार्गरेट उसकी माँ है। अलागा ने हेलमेट को सलाह दी कि ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के बाद वो मार्गरेट को ढूंढे। उसने बताया कि नाहो हाइबरनेशन में है तो वो हेलमेट को उसके टेरिटरी में आने पर सेंस नहीं करेगा जब तक कोई बड़ा हंगामा ना हो। अलागा ने कहा कि वो नाहो की टेरिटरी में नहीं जा सकती क्योंकि नाहो उसे सेंस कर लेगा। हेलमेट ने उसे टेंशन ना लेने को कहा और बोला कि वो अकेले सब हैंडल कर लेगा। उसने अपना बैग उठाया और चल पड़ा। उसने अलागा से लंबी उम्र की कामना की। अलागा ने मुस्कुराकर हेलमेट से खुद का ख्याल रखने को कहा। सीन शिफ्ट होता है और हम यूगो
यूगो को फार्म में घूमते देखते हैं। वो एक कमरे में जाता है और अपनी मैजिक से मोमबत्ती जलाता है। जैसे ही मोमबत्ती जली, हेलमेट छिपने की जगह से बाहर आया और यूगो की गर्दन पर तलवार रख दी। ब्लैक मैजिक एक ऐसी एविल पावर है जो कमजोर मैज को स्ट्रांग बना सकती है। कई मैज ऐसे होते हैं जो ज्यादा पावर के लिए वो लाइन क्रॉस कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। यूगो ऐसा ही मैज था जो दूसरों से जलता था और सबसे स्ट्रांग मैज बनना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसके पास टैलेंट नहीं है, तो उसने ब्लैक मैजिक का रास्ता चुना। यूगो को अपने गोल्स अचीव करने के लिए ह्यूमंस के डार्क इमोशंस चाहिए थे। उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग जैसी एक्टिविटीज से ये इमोशंस जुटाए। इनसे जो पीड़ा और डर मिलता वो यूगो को और एविल और पावरफुल बनाता। लेकिन एक मैज की वजह से यूगो के क्राइम्स दुनिया के सामने आ गए। यूगो को पकड़ लिया गया और उसे डेथ या एक्साइल की सजा मिली। यूगो ने तुरंत मरना नहीं चुना और एक्साइल को सिलेक्ट किया, जिसके बाद वो जंगल ऑफ रूट्स में आ गया। वहां उसकी मुलाकात नाहो से हुई। यूगो ने नाहो से उसकी टेरिटरी में रहने की परमिशन मांगी और बदले में सैक्रिफाइसेस देने का वादा किया। यूगो ने अपनी मैजिक से जंगल के सारे ह्यूमंस को इकट्ठा किया और उन्हें नाहो को सबमिट कर दिया ताकि वो तुरंत न मरे। इस तरह ह्यूमन फार्म बना। यूगो फार्म का किंग बन गया, जबकि बाकी ह्यूमंस को लाइव स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाने लगा। नाहो कभी यूगो के काम में दखल नहीं देता था, बशर्ते उसे सैक्रिफाइसेस मिलते रहे। इससे यूगो फिर से एम्बिशियस हो गया। उसका सिर्फ विंटर सीजन में टेंशन होता था, क्योंकि तब डेमोनिक बीस्ट्स फार्म पर अटैक करते थे जब नाहो हाइबरनेशन में होता था। फिर भी यूगो अपनी नई लाइफ को एंजॉय करता था। सीन वापस यूगो और हेलमेट पर शिफ्ट होता है। यूगो ने हेलमेट से पूछा कि वो क्या चाहता है। हेलमेट ने कहा कि उसे जंगल से निकलने का रास्ता बताए। यूगो ने हैरानी जताते हुए हेलमेट को नेस्टी ब्रैट कहा और पूछा कि क्या वो डेरियन का डिसाइपल है। हेलमेट ने जवाब नहीं दिया और फिर से रास्ता बताने को कहा। यूगो ने हेलमेट की डिमांड पूरी करने की कोई वजह नहीं देखी। हेलमेट ने तलवार को यूगो की गर्दन के और करीब किया और हल्का सा कट दिया। उसने यूगो से कहा कि अगर वो मरना नहीं चाहता तो जवाब दे। यूगो ने हेलमेट को वार्न किया कि अगर वो मरा तो नाहो जाग जाएगा और हेलमेट को मार देगा। यूगो ने हेलमेट से पूछा कि क्या वो नाहो से लड़ सकता है। हेलमेट ने कहा कि ये मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर यूगो मर गया तो उसे कोई जिंदा नहीं कर सकता। यूगो ये सुनकर शॉक हो गया। उसने हेलमेट को रेकलेस न होने की सलाह दी और कहा कि वो इकलौता है जो जंगल से निकलने का रास्ता जानता है। हेलमेट ने यूगो को झूठ बोलने से मना किया। उसने कहा कि डेरियन ने उसे बताया था कि मैजेस अपनी हर चीज रिकॉर्ड करते हैं। हेलमेट को यकीन था कि अगर वो ढूंढेगा तो उसे वो किताब मिल जाएगी। उसने यूगो से कहा कि उसने सिर्फ काम आसान करने के लिए पूछा था। यूगो ये सुनकर हैरान था। उसे समझ आ गया कि हेलमेट मजाक नहीं कर रहा। उसने हेलमेट की डिमांड मान ली। सीन शिफ्ट होता है और हम हेलमेट और यूगो को एक सीढ़ी से नीचे जाते देखते हैं। यूगो ने हेलमेट से उसका नाम पूछा, लेकिन हेलमेट ने कहा कि वो अपना काम देखे। यूगो ने बताया कि जो तरीका हेलमेट यूज करना चाहता है वो पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ और सिर्फ थ्योरी में पॉसिबल है। उसने कहा कि शायद ये तरीका डेरियन जैसे पावरफुल इंसान के लिए काम करे। चूंकि हेलमेट अकेला था, यूगो ने गेस किया कि डेरियन जंगल में ही रहना चाहता है। उसने हेलमेट से पूछा कि डेरियन क्या कर रहा है। हेलमेट ने जवाब नहीं दिया। हेलमेट की चुप्पी से यूगो को पता चल गया कि डेरियन मर चुका है। यूगो ने वो किताब निकाली जिसमें निकलने का तरीका लिखा था। हेलमेट ने किताब मांगी। यूगो ने हेलमेट को अपना सक्सेसर बनने का ऑफर दिया। हेलमेट को लगा कि यूगो बकवास कर रहा है। यूगो ने मुस्कुराते हुए कहा कि फार्म में सब कमजोर हैं और हेलमेट डेरियन का डिसाइपल होने की वजह से इस पोजीशन के लायक है। हेलमेट ने यूगो की गर्दन पर तलवार रख दी और बकवास बंद करने को कहा। उसने यूगो से कहा कि वो जंगल से निकल जाएगा। यूगो ने बताया कि उसे वो किताब एक मैज के हिडआउट में मिली थी जब वो जंगल में सेटल हुआ था। उस मैज ने स्टेल्थ मैजिक से भागने की बात लिखी थी, लेकिन वो खुद भाग नहीं पाया। किताब के मुताबिक जंगल के साउथ एंड में एक बड़ा वाटरफॉल है जहां वाटर और डेमोनिक एनर्जी डिवाइन एनर्जी को कमजोर करती है। यूगो ने हेलमेट को बताया कि वो इस कमजोर बैरियर को पार कर सकता है, लेकिन चेतावनी दी कि भले ही डिवाइन एनर्जी कमजोर हो, फिर भी वो इतनी पावरफुल है कि सीड ऑफ डार्कनेस वाले को क्रश कर देगी। हेलमेट ने यूगो की बात सुनकर तलवार हटाई और कहा कि वो उसकी जान बख्श देगा। हेलमेट को यूगो बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन डेरियन की बात याद आई। डेरियन ने हेलमेट को हर जिंदगी की वैल्यू करने को कहा था और बताया था कि वो सिर्फ आला की मेहरबानी से जिंदा है। हेलमेट ने यूगो के पेट में मुक्का मारा और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसे बांधकर प्रेशर पॉइंट्स दबाकर जगाया। हेलमेट ने यूगो को कुछ न करने को कहा और भरोसा दिलाया कि उसे बाद में छोड़ दिया जाएगा। यूगो ने नोटिस किया कि वो अपनी मैजिक यूज नहीं कर पा रहा। उसने हेलमेट को अरोगेंट बास्टर्ड कहा और पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो जंगल से निकल जाएगा। हेलमेट ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो जरूर निकलेगा। हेलमेट के जाने के बाद यूगो ने जबरदस्ती अपनी मैजिक एक्टिवेट की। उसने कहा कि वो हेलमेट का कॉन्फिडेंस तोड़ देगा। उसने मैजिक एक्टिवेट की और नाहो का नाम चिल्लाया। जमीन कांपने लगी और नाहो बाहर आया। नाहो ने यूगो से पूछा कि क्या उसने उसे बेवजह बुलाया। यूगो ने नाहो को बताया कि डेरियन मर चुका है और उसका डिसाइपल उसकी टेरिटरी में है। नाहो ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसे वो चीज खत्म करने का मौका मिल गया है जो उसे नफरत है। वो दीवार के आर पार गया और हेलमेट का पीछा करने लगा। यूगो को नाहो का हेलमेट के पीछे जाना देखकर मजा आया। उसने पागलपन भरी मुस्कान के साथ कहा कि हेलमेट
हेलमेट को उसे बुरा ट्रीट करने की सजा मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है और हम हेलमेट को जंगल में भागते देखते हैं। भागते भागते हेलमेट सोचता है कि उसे यूगो को मार देना चाहिए था। उसने नोटिस किया कि जंगल के बीस्ट्स उसके साथ भाग रहे हैं लेकिन उसे इग्नोर कर रहे हैं। हेलमेट को समझ आया कि डेमोनिक बीस्ट्स किसी चीज से डर रहे हैं। उसे एक डरावनी प्रेजेंस फील हुई जो उसके करीब आ रही थी। उसे पता चला कि उसे और तेज भागना होगा। थोड़ी देर भागने के बाद हेलमेट रुका और देखा कि वो कितना दूर आ गया है। वो अभी भी नाहो की टेरिटरी में था लेकिन उसे लगा कि वो फार्म से काफी दूर आ चुका है। जब हेलमेट ने ऊपर देखा तो उसे डेमोनिक एनर्जी हर तरफ दिखी। अपने आसपास चेक करते वक्त हेलमेट को हवा में कुछ डरावना फील हुआ। उसने तुरंत अपनी तलवार पर हाथ रखा और स्टांस लिया। इससे पहले कि हेलमेट कुछ कर पाता, नाहो उसके सामने आ गया। नाहो ने हेलमेट को अपनी टेरिटरी में वेलकम किया और कहा कि उसे हमेशा पता था कि हेलमेट वापस आएगा। उसने हेलमेट से कहा कि वो उसे जाने नहीं देगा। हेलमेट ने जवाब दिया कि वो उसे मार कर जाएगा। नाहो ये सुनकर हंसा। उसे हेलमेट का कॉन्फिडेंस देखकर हैरानी हुई। उसने हेलमेट से कहा कि वो उसे हरा नहीं सकता और उसे रेसिस्ट नहीं करना चाहिए। इतना कहते ही नाहो ने अपने सिर से हेलमेट पर अटैक किया। अटैक से बड़ा धमाका हुआ। हेलमेट अटैक को डॉज करने में कामयाब रहा लेकिन धूल की वजह से उसे नाहो दिखाई नहीं दिया। जब धूल हटी तो नाहो ने अपने शरीर से हेलमेट को घेर लिया था। डरावने चेहरे के साथ नाहो ने हेलमेट से स्ट्रगल करने को कहा। हेलमेट नाहो की डेमोनिक एनर्जी से ओवरवेल्म हो गया था। उसने खुद को शांत किया और सोचा कि उसे नाहो से लड़ने का मौका मिल सकता है। जब हेलमेट खुद को शांत कर रहा था, नाहो ने ढेर सारी एनर्जी जमा की और उस पर अटैक किया। हेलमेट ने वो अटैक भी डॉज कर लिया। उसे लगा कि अब उसके पास नाहो पर अटैक करने का चांस है। नाहो का एक सिर हेलमेट को निगलने की कोशिश करने लगा। हेलमेट ने उस अटैक को डॉज किया और नाहो के शरीर पर चढ़ गया। उसे पता था कि नाहो का शरीर उसकी डेमोनिक एनर्जी की वजह से आसानी से कट नहीं सकता लेकिन हेलमेट को यकीन था कि नाहो का कोई वीक स्पॉट होगा जिसे वो पेनिट्रेट कर सकता है। हेलमेट ने नाहो की आंखों पर वार किया। नाहो दर्द से चिल्लाने लगा। हेलमेट को पता था कि उसका अटैक नाहो को खत्म करने के लिए काफी नहीं है। ये सिर्फ उसे थोड़ा टाइम दे सकता है। हेलमेट नाहो से और लड़ना चाहता था लेकिन उसे पता था कि अगर वो लड़ता रहा तो मर जाएगा। हेलमेट भागने लगा। तभी नाहो ने अपना घायल सिर खुद ही काट कर खा लिया। हेलमेट ये देखकर हॉरिफाइड हो गया। अपने सिर खाने के बाद नाहो ने हेलमेट पर फिर से अटैक किया। हेलमेट ने अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन नाहो की स्ट्रेंथ से वो पीछे धकेल दिया गया। हेलमेट ने जल्दी से खुद को छिपा लिया। नाहो को हेलमेट को ढूंढना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसने अपना दूसरा सिर खो दिया था। उसने हेलमेट को बाहर आने को कहा। सीन शिफ्ट होता है और हम हेलमेट को एक पेड़ के पीछे सांस लेते देखते हैं। हेलमेट को पता था कि नाहो बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसे इतनी मुश्किल की उम्मीद नहीं थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ नाहो की आंखें काट पाया। उसने अपनी तलवार की मदद से खुद को उठाया और फैसला किया कि नाहो के कंफ्यूज होने तक भाग जाएगा। इससे पहले कि हेलमेट एक कदम आगे बढ़ पाता, उसे ढेर सारी डेमोनिक एनर्जी अपनी तरफ आती फील हुई। नाहो अपनी डेमोनिक एनर्जी रिलीज कर रहा था ताकि आसपास की लिविंग चीजों को सेंस कर सके। नाहो ने जब अपनी डेमोनिक एनर्जी रिलीज की तो उसे वो स्पॉट मिल गया जहां हेलमेट छिपा था। उसने मुस्कुराते हुए हेलमेट से कहा कि वो जंगल में उससे छिप नहीं सकता। नाहो ने तुरंत अपने सिर से हेलमेट पर अटैक कर दिया। हेलमेट ने दांत भींचे और खुद से कहा कि वो इस जगह पर मरेगा नहीं। वो नाहो पर अटैक करने ही वाला था कि उसे कुछ शॉकिंग दिखा। अलागा उसे बचाने के लिए आ गई थी। नाहो ने अलागा को देखकर मुस्कुराया और उसे अपनी टेरिटरी में वेलकम किया। हेलमेट को एलागा को देखकर शॉक लगा। एलागा ने दहाड़ मारी और ढेर सारी डेमोनिक एनर्जी रिलीज की। हेलमेट हैरान था कि एलागा इतनी स्ट्रांग कैसे है। एलागा ने हेलमेट को सरवाइव करने का ऑर्डर दिया और कहा कि बाकी सब वो संभाल लेगी। उसने हेलमेट को एरिया छोड़ने को बोला। जंगल में चलते हुए हेलमेट को एहसास हुआ कि अगर उसकी मुलाकात एलागा और डैरियन से न हुई होती तो वो इस जगह पर सरवाइव न कर पाता। झरने के पास खड़े होकर हेलमेट ने खुद से कहा कि उसे एलागा और डैरियन के लिए जंगल से बाहर निकलना होगा। झरने वाला एरिया ना हो और एलागा के टेरिटरी से बहुत डिफरेंट था। हेलमेट को डेमोनिक एनर्जी बिल्कुल फील नहीं हो रही थी और उसका सीड ऑफ डार्कनेस रिएक्ट कर रहा था। हेलमेट को पता चला कि उसका सीड ऑफ डार्कनेस डिवाइन बैरियर की वजह से रिएक्ट कर रहा है। लकीली उसने अपने विश का यूज करके सीड ऑफ डार्कनेस को कवर किया, नहीं तो उसे बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता। अपने बॉडी को चेक करते वक्त एक पंख हेलमेट के हाथ पर गिरा। हेलमेट उस पंख को देखकर हैरान था। एक जायंट बर्ड उसके ऊपर से उड़ा और सामने लैंड किया। बर्ड को एक ह्यूमन चाइल्ड देखकर सरप्राइज हुआ। उसने हेलमेट से पूछा कि वो उसकी टेरिटरी में क्या चाहता है। हेलमेट उस बर्ड को देखकर शॉक्ड था। उसे समझ आया कि एरुगु ने उसे पर्पसली झरने के बारे में बताया था क्योंकि वहां एक डेमोनिक बीस्ट था। वो बीस्ट इग्रेले था। इग्रेले ने हेलमेट से उसका नाम पूछा। हेलमेट ने भी खुद को इंट्रोड्यूस किया। उसे याद आया कि एलागा ने बताया था कि इग्रेले नॉर्थर्न फॉरेस्ट का रूलर है और बहुत क्यूरियस है। इग्रेले ने नोटिस किया कि हेलमेट के बॉडी पर नाहो और एलागा की सेंट है। उसने पूछा कि क्या हेलमेट नाहो या एलागा का चाइल्ड है। कॉन्फिडेंट लुक के साथ हेलमेट ने इग्रेले को बताया
बताया कि वो एलागा का फैमिली है। इग्रेले ये सुनकर सरप्राइज हुआ और उसने अपनी डरावनी डेमोनिक एनर्जी रिलीज की। बोला कि एलागा का फैमिली उसकी टेरिटरी में घुस आया। हेलमुट ने कहा कि वो अपने आप आया और इसके पीछे उसकी पर्सनल रीजंस हैं। इग्रेले ने हेलमुट से उसकी रीजंस बताने को कहा। हेलमुट ने बोला कि जो वो करने आया है वो इग्रेले के लिए भी मीनिंगफुल होगा। इग्रेले सरप्राइज हुआ और हेलमुट से एक्सप्लेन करने को कहा। हेलमुट ने बताया कि वो इग्रेले की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने का चांस दे सकता है क्योंकि वो डिवाइन बैरियर को क्रॉस करने वाला पहला बीइंग होगा। इग्रेले ये सुनकर हंस पड़ा और बोला कि हेलमुट का सीड ऑफ डार्कनेस उसे डेमोनिक बीस्ट जैसा बनाता है। हेलमुट ने इग्रेले से एक चांस मांगा। कहा कि वो इकलौता इंसान है जो इस पार्ट ऑफ फॉरेस्ट में आया और बैरियर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इग्रेले को हेलमुट की बात इंटरेस्टिंग लगी। उसने कहा कि वो देखना चाहता है कि हेलमुट क्या करता है। हेलमुट ने बोला कि वो पहला डेमोनिक बीस्ट होगा जो एक ह्यूमन को बैरियर क्रॉस करते देखेगा। इग्रेले ने हेलमुट का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इग्रेले ने हेलमुट को बाकी डेमोनिक बीस्ट्स से प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया जब वो एस्केप करने की कोशिश करेगा। उसने हेलमुट से उसके फाइनल वर्ड्स पूछे। अगर कुछ हो गया तो वो एलागा को बताएगा। हेलमुट ने कहा कि इग्रेले एलागा को बोले कि वो फॉरेस्ट से बाहर निकल गया। इग्रेले ये सुनकर सरप्राइज हुआ लेकिन उसने हेलमुट की विश एक्सेप्ट की। हेलमुट झरने में कूद गया और बॉटम तक स्विम किया। उसने अपने विश से बॉडी को कवर किया। झरने के बॉटम पर उसे बैरियर में एक होल दिखा। हेलमुट उस होल में स्विम करने लगा। उसने खुद को अश्योर किया कि वो सरवाइव करेगा और फॉरेस्ट ऑफ रूट्स से आगे जाएगा। डिविनिटी प्यूरिफिकेशन की पावर है जो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करती है और नेगेटिविटी को रिजेक्ट करती है। डिवाइन बैरियर ने हेलमुट के सीड ऑफ डार्कनेस को रिजेक्ट किया और वो पावर हेलमुट को तेजी से पेनिट्रेट कर रही थी। हेलमुट को बहुत पेन हुआ। उसका कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होने लगा। उसे डर लगा कि क्या वो डेमोनिक बीस्ट बन रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मर्सिनरी ग्रुप दिखता है जो फॉरेस्ट ऑफ रूट्स के पास मूव कर रहा है। ग्रुप में एक लड़का पिन अपनी लीडर तान्या से पूछता है कि वो ऐसी जगह पर रेस्ट क्यों कर रहे हैं। तान्या ने पिन को बताया कि अगर वो थके हुए होंगे और डेमोनिक बीस्ट से सामना हो गया तो सब मर जाएंगे। पिन ये सुनकर डर गया। तान्या ने पिन को पानी लाने को कहा। पिन को ये सुनकर गुस्सा आया। उसे लगा कि हर जगह पहले से ही डार्क है। तान्या को पिन का बिहेवियर पसंद नहीं आया। उसने पिन को किक मारी और पानी लाने को बोला। रिवर के पास पहुंचकर पिन को कुछ स्ट्रेंज फील हुआ। उसने पानी में कुछ देखा जो उसे सीवीड लगा लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वो हेलमुट के बाल थे जो अनकॉन्शियस था। पिन डर गया और ग्रुप के पास भाग कर गया। उसने ग्रुप को बताया कि रिवर में एक डेड बॉडी है। ग्रुप मेंबर्स हंसने लगे। उन्हें लगा कि पिन झूठ बोल रहा है और उसने कोई स्टिक देखकर उसे बॉडी समझ लिया। तान्या ने पिन से बॉडी दिखाने को कहा। पिन ने रिवर साइड की तरफ पॉइंट किया। तान्या ने उसे किक मारी और रास्ता दिखाने को बोला। रिवर पहुंचकर पिन ने तान्या को हेलमुट की बॉडी दिखाई। तान्या हैरान थी। उसे लगा कि हेलमुट डेड है लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि हेलमुट सांस ले रहा है। उसने पिन को हेलमुट को कैरी करने में हेल्प करने को कहा। पिन डर गया। तान्या ने जल्दी से हेलमुट को पानी से बाहर निकाला। सीन शिफ्ट होता है और हेलमुट बैंडेज के साथ उठता है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ है और क्या वो फॉरेस्ट ऑफ रूट्स से बाहर निकल पाया। तान्या ने हेलमुट का अपने ग्रुप में वेलकम किया और कहा कि वो उनके साथ सेफ है। उसने हेलमुट से उसका नाम पूछा। हेलमुट ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि उसे अपने बारे में कुछ याद नहीं। तान्या हैरान थी क्योंकि हेलमुट को कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी। उसने पूछा कि क्या उसने पानी में सिर पर चोट मारी थी। तान्या ने खुद को फेस मर्सिनरी कॉर्प्स की रैंक 3 सिल्वर मेडल मर्सिनरी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। हेलमुट को दूसरा ह्यूमन देखकर सरप्राइज हुआ। तान्या ने पूछा कि क्या उसे पता है कि वो कहाँ है। हेलमुट ने कहा कि उसे लोकेशन का कोई आइडिया नहीं। तान्या ने बताया कि वो डिके फॉरेस्ट में है। तान्या को हेलमुट की मेमोरी लॉस की सीवियरिटी का अंदाजा हुआ। उसने पूछा कि क्या उसे कुछ भी याद है। हेलमुट ने कहा कि उसे सिर्फ उसका नाम और तलवार चलाना याद है। तान्या खुश हुई और कहा कि हेलमुट को बस एक डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। उसने कहा कि उसका ग्रुप हेलमुट की हेल्प करेगा जब तक वो अपनी मेमोरी रिकवर नहीं कर लेता। तान्या ने कहा कि हेलमुट अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेलमुट ने तान्या को थैंक्स कहा। अगले दिन हेलमुट एक बोल्डर पर रेस्ट कर रहा था। वो खुश था कि वो फॉरेस्ट से बाहर निकल आया। उसे लगा कि उसे रिकवर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए क्योंकि उसकी बॉडी उसकी ट्रेनिंग की शुरुआत से भी बदतर कंडीशन में थी। उसे अपना विश बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। हेलमुट हैरान था कि उसका सीड ऑफ डार्कनेस अभी भी उसकी बॉडी में है। उसे पता था कि वो बाकी ह्यूमंस को ये नहीं बता सकता। उसने मेमोरी लॉस का नाटक करना जारी रखने का डिसीजन लिया। उसने अपनी नेकलेस निकाली और कहा कि वो इसके ओनर को ढूंढना चाहता है। हेलमुट जानता था कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और ग्रुप के मेंबर्स हेलमुट के न्यू लुक पर कमेंट करते हैं। एक मेंबर को लगा कि हेलमुट कोई नोबल है क्योंकि वो बहुत एलिगेंट लग रहा था। पिन को भी हेलमुट का न्यू लुक देखकर सरप्राइज हुआ। उसने पूछा कि क्या हेलमुट किसी रिच मैन का बेटा है। हेलमुट
हेलमुट ने कहा कि उसे नहीं पता। तान्या ने हेलमुट के शोल्डर पर हाथ रखा और पूछा कि वो कैसा फील कर रहा है। उसने कहा कि हेलमुट अब फ्रेश दिख रहा है। पिन को ये देखकर जलन हुई। उसने तान्या से कहा कि वो हेलमुट के साथ अच्छा बिहेव कर रही है क्योंकि वो हैंडसम है। तान्या ने पिन को चेहरे पर पंच मारा और उसे बाकी मेंबर्स की हेल्प करने का ऑर्डर दिया। तान्या ने हेलमुट को बताया कि वो 4 दिन में एक विलेज पहुंच जाएंगे और वहां वो उसे एक डॉक्टर से मिलवाएगी। हेलमुट ने स्माइल के साथ तान्या को थैंक्स कहा। तान्या ने हेलमुट का सिर थपथपाया और कहा कि वो वरी ना करे। इसके बाद उसने अपने मेंबर्स को डिपार्चर के लिए प्रिपेयर करने को बोला। पेज 8 हेलमुट और पिन दोनों तान्या के बिहेवियर से सरप्राइज थे। सीन शिफ्ट होता है और हेलमुट ग्रुप के साथ मूव कर रहा है। फिन ने हेलमुट से धीरे चलने को कहा क्योंकि उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई थी। उसने कहा कि उनकी कैरेज बहुत फास्ट है और कैचअप करना मुश्किल होगा। हेलमुट ने कहा कि वो वॉक करना चाहता है ताकि उसकी बॉडी लूज हो। हेलमुट ने ग्रुप के हॉर्स को पेट किया। फिन ने पूछा कि क्या उसे हॉर्सेस पसंद है। हेलमुट ने कहा कि उसे नहीं पता। फिन को हेलमुट का हॉर्स के साथ बिहेवियर देखकर लगा कि वो नोबल नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल इंसान भी नहीं है। हेलमुट ने हॉर्स को डोसाइल ऑर्गेनिज्म कहा, जिसे सुनकर फिन सरप्राइज हुआ। उसे समझ नहीं आया कि हेलमुट इतनी अजीब तरह से क्यों बोलता है। हेलमुट को चलते वक्त सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिन ने उसे कैरेज में बैठने को कहा, लेकिन हेलमुट ने मना कर दिया। फिन को हेलमुट की जिद देखकर लगा कि वो शायद नोबल है। हेलमुट को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना टायर्ड क्यों है। फॉरेस्ट ऑफ रूट्स में उसे एक दिन में रिकवर हो जाना चाहिए था। उसने अपनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए वॉक करना जारी रखा। सीन शिफ्ट होता है और एक डॉक्टर हेलमुट की बॉडी चेक करता है। उसने तान्या को बताया कि हेलमुट के साथ कुछ गलत नहीं है। डॉक्टर ने तान्या को बताया कि हेलमुट की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो जल्दी रिकवर करता है। तान्या ने हेलमुट को बताया कि वो उसे ट्रेनिंग सेंटर ले जाएगी ताकि उसकी मेमोरीज ट्रिगर हो सके। हेलमुट को लगा कि ये मौका है अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का। ट्रेनिंग सेंटर में मेंबर्स तान्या को देखकर सरप्राइज हुए। वो हैरान थे कि हेलमुट तान्या के साथ ड्यूल करना चाहता है। उन्होंने तान्या से हेलमुट के चेहरे पर रहम करने को कहा। तान्या को ये सुनकर गुस्सा आया और उसने मॉक करने वालों को पीट दिया। तान्या ने हेलमुट को वुडन स्वॉर्ड दी और कहा कि ड्यूल तब खत्म होगा जब कोई गिर जाएगा। उसने हेलमुट से फुल स्ट्रेंथ से अटैक करने को कहा क्योंकि वो ग्रुप की वाइस कैप्टन है। हेलमुट को पता था कि उसकी बॉडी रिकवर नहीं हुई और उसका विश वापस नहीं आया। उसने तान्या की अटैक्स को रिडायरेक्ट करने का प्लान बनाया। हेलमुट ने तान्या के लेफ्ट वेस्ट पर अटैक किया, लेकिन तान्या ने उसे आसानी से पैरी कर दिया। हेलमुट को यकीन हो गया कि तान्या उससे ज्यादा स्ट्रांग है। तान्या ने हेलमुट पर अटैक किया, लेकिन हेलमुट जंप करके बच गया। तान्या ने गैप क्लोज किया और हेलमुट के स्टमक को किक मारी। हेलमुट को गुस्सा आया कि उसे ऐसी अटैक लगी। हेलमुट को अपनी बॉडी मूव करने में दिक्कत हो रही थी। तान्या ने गैप फिर से क्लोज किया और कहा कि हेलमुट बहुत सोचता है। उसने हेलमुट पर अग्रेसिवली अटैक शुरू कर दिया। हेलमुट अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे ओवरवेल्म होने लगा। तान्या ने हेलमुट को स्वॉर्ड से पुश किया और हेलमुट ग्राउंड पर गिर गया। मेंबर्स ड्यूल की इंटेंसिटी देखकर सरप्राइज थे। हेलमुट ने अपनी स्वॉर्ड उठाई और तान्या से कहा कि वो हार गया। तान्या ने हेलमुट की आंखों में फ्रस्ट्रेशन देखा। हेलमुट को यकीन नहीं हो रहा था कि मैच इतना वन साइडेड था। उसे लगा कि तान्या की स्वॉर्ड्समैनशिप डैरियन से कम थी, फिर भी वो हार गया। तान्या ने हेलमुट को बताया कि उसने बहुत अच्छा फाइट किया। हेलमुट को तान्या की स्ट्रेंथ पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ आया कि डैरियन ने उसे ह्यूमंस को अंडर एस्टिमेट ना करने को क्यों कहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक रैंक 3 स्वॉर्ड्समैन से हार गया। एक आदमी हेलमुट के पास आया और बोला कि तान्या उनके मर्सनरी ग्रुप में डिस्टिंग्विश्ड फाइटर है। उसने हेलमुट को हारने की वजह से बुरा फील न करने को कहा। बाकी मेंबर्स ने भी हेलमुट की तारीफ की और कहा कि वो फिन से बेहतर है। हेलमुट ने उस आदमी से उसकी आइडेंटिटी पूछी। उसने बताया कि उसका नाम फियन है और वो ग्रुप का कैप्टन है, रैंक 2 गोल्ड मेडल मर्सनरी। फेन ने हेलमेट को बधाई दी कि उसने उनके स्क्वाड का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। हेलमेट हैरान था ये सुनकर। उसे समझ नहीं आया कि फेन का मतलब क्या है। फेन ने हेलमेट को बताया कि वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी मेमोरीज के बिना इधर उधर भटके, तो ग्रुप ने डिसाइड किया कि उसे ज्वाइन करने की परमिशन दे दी जाए, लेकिन पहले उसका टेस्ट लिया गया। फेस मर्सनरी ग्रुप में ज्वाइन करना आसान नहीं है, तो ग्रुप के मेंबर्स हेलमेट की मूवमेंट्स को तब से ऑब्जर्व कर रहे थे जब वो विलेज में नहीं आया था। हेलमेट ये सुनकर चौंक गया। उसे अब समझ आया कि तान्या और फिन के अलावा कोई और क्यों नहीं उसके पास आया। उसे टेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि ग्रुप चाहता तो उसे छोड़ भी सकता था। फेन को ये बात बहुत इंप्रेसिव लगी कि हेलमेट ने तान्या को नोटिस नहीं किया। उसने एक पेपर निकाला और हेलमेट को दिया। उसने बताया कि इस पेपर में एक डीड है जो हेलमेट को रैंक 4 मर्सनरी बनने देगा। उसने ये भी बताया कि उन्होंने हेलमेट के लिए एक टेम्परेरी आइडेंटिटी कार्ड बनाया है और उसे बाद में मर्सनरी गिल्ड में ऑफिशियली रजिस्टर करना होगा। फिन ने अपने आदमियों से कहा कि वो हेलमेट से इंट्रोड्यूस करें। ग्रुप के अलग अलग रैंक 3 मेंबर
मेंबर्स ने हेलमेट से इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। फिन ने भी खुद को फिर से इंट्रोड्यूस किया और बताया कि वो रैंक 4 ब्रॉन्ज मर्सिनरी है। हेलमेट को यकीन नहीं हुआ कि उसके पास अब एलाइज हैं। उसे याद आया कि डैरियन ने उसे बताया था कि इंसानों पर ज्यादा भरोसा न करे। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। हेलमेट ने फेन से पूछा कि उसे स्क्वाड में कब तक रहना होगा। उसने फेन को बताया कि अगर उसकी मेमोरीज वापस आ गईं तो वो शायद छोड़ देना चाहे। फेन ने हेलमेट को कहा कि वो जब चाहे जा सकता है, लेकिन मिशन के दौरान छोड़ने की परमिशन नहीं है। उसे मिशन पूरा करना होगा। हेलमेट ने ये कंडीशन एक्सेप्ट कर ली। उसे लगा कि स्क्वाड के साथ रहना बिना मकसद के इधर उधर भटकने से बेहतर है। उसे लगा कि शायद उसे अपनी बर्थ के बारे में कुछ क्लूज मिल जाए। सबसे जरूरी, हेलमेट जानना चाहता था कि एलाइज होना कैसा फील करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी माइल्स फेन से बहस कर रहा है। माइल्स ने कहा कि वो मिशन में एक और रैंक 4 मर्सिनरी को नहीं चाहता। उसने फेन को रिमाइंड किया कि मिशन रैंक 4 के लिए सूटेबल नहीं है। फेन ने माइल्स को कहा कि हेलमेट बहुत यूजफुल है और वो उसे बेकार में नहीं ला रहा। फेन ने माइल्स से भरोसा रखने को कहा। माइल्स को पता था कि फेन झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि वो फेस मर्सिनरी ग्रुप के साथ लंबे टाइम से बिजनेस कर रहा था। उसने फेन को हेलमेट को मिशन में लाने की परमिशन दे दी। फेन ने माइल्स को थैंक्स कहा। माइल्स ने कहा कि वो हेलमेट को नॉर्मल रैंक 4 की तुलना में सिर्फ 1/3 पेमेंट देगा। उसने फेन से पूछा कि क्या उसे पता है कि एक और मर्सिनरी ग्रुप, स्टार मर्सिनरी स्क्वाड, भी उनके साथ मिशन में ज्वाइन कर रहा है। फेन ने कहा कि उसे पता है और माइल्स को टेंशन न लेने को कहा। माइल्स ने फेन को बताया कि मिशन सुबह 7 बजे शुरू होगा। ये कहकर वो चला गया। माइल्स के जाने के बाद तानिया ने अपने भाई की नेगोशिएशन स्किल्स की तारीफ की। फेन ने अपने आदमियों को बताया कि उनका मिशन एक बड़ा काफिला एस्कॉर्ट करना है। उसने हेलमेट और फिन को कहा कि अगर कभी एम्बुश हो तो उन्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है। उसने भरोसा दिया कि फाइट तभी होगी अगर सिचुएशन बहुत अर्जेंट हो। तानिया ने स्क्वाड के रैंक 3 मेंबर्स को अच्छे से प्रिपेयर करने को कहा। उसने कहा कि वो एम्बुशर्स की स्ट्रेंथ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। स्क्वाड के एक मेंबर यूटेर ने हेलमेट को कहा कि अगर टार स्क्वाड उसे इंसल्ट करने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर करना। यूटेर ने बताया कि उनके ग्रुप का टार स्क्वाड के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। एक और मेंबर मारोस ने हेलमेट को बताया कि टार ग्रुप को उनसे जलन होती है क्योंकि उनकी रेप्यूटेशन अच्छी है। मिशन की डिटेल्स समझाने के बाद फेन ने अपने स्क्वाड को रेस्ट करने को कहा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हेलमेट मिडनाइट में ट्रेनिंग सेंटर में खड़ा है। वो खुद से नाराज था। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी बॉडी की कमजोरी को बहाना बनाकर तानिया से हार को जस्टिफाई कर रहा था। उसे यकीन था कि तानिया की डिफेंस में कई ओपनिंग्स थीं, लेकिन वो तेजी से अटैक नहीं कर पाया, इसलिए हारा। उसे एहसास हुआ कि उसका करंट सेल्फ बहुत वीक है। उसे पता था कि उसकी विस की कमी उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। उसने डिसाइड किया कि पहले अपनी बॉडी को शेप में लाएगा। उसने अपनी तलवार उठाई और ट्रेनिंग शुरू कर दी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ग्रुप अपना मिशन शुरू करता है। फेन ने उन्हें कहा कि हमेशा अलर्ट रहें क्योंकि उन्हें उनकी सर्विसेज के लिए बहुत पैसे मिल रहे हैं। उसने अपने मेंबर्स से कस्टमर्स को सेफली प्रोटेक्ट करने को कहा। फेन को पेट में दर्द हुआ। उसे लगा कि शायद उसने मिशन शुरू होने से पहले ज्यादा खाना खा लिया। उसने हेलमेट को वीकलिंग कहकर मजाक किया और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने कहा कि आज से लाइफ हार्ड होने वाली है। हेलमेट को एहसास हुआ कि फिन उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि उसने उसे एक बार गिरते देखा था। गंभीर चेहरा बनाकर हेलमेट ने फिन को कहा कि वो मिशन को एंड्योर कर सकता है। फिन ने नोटिस किया कि हेलमेट बहुत सीरियस लग रहा है। उसने हेलमेट को टैप किया और कहा कि वो मजाक कर रहा था। हेलमेट ने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद स्क्वाड माइल्स से मिला। माइल्स ने फेन को अपना कार्गो दिखाया और बताया कि उनका स्क्वाड कार्गो को पीछे से गार्ड करेगा। जब माइल्स मिशन की डिटेल्स समझा रहा था, टार स्क्वाड आ गया। टार स्क्वाड का एक मेंबर ने नोटिस किया कि फिन उसे गंदी नजर से देख रहा है। उसने फिन से पूछा कि वो क्यों घूर रहा है। उसने फिन को स्क्रॉनी बॉय कहकर तलवार न चला पाने वाला बोला। फिन को ये सुनकर गुस्सा आया। उस आदमी ने हेलमेट को नोटिस किया जो फिन के पास खड़ा था। उसने गलती से हेलमेट को लड़की समझ लिया। वो हंसा और दोनों लड़कों को अपने ग्रुप की लीड फॉलो करने को कहा। हेलमेट को समझ नहीं आया कि वो आदमी उन्हें क्यों नीचा दिखा रहा था। उसे लगा कि शायद वो उनकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहा है। हेलमेट को एहसास हुआ कि इंसान और डेमोनिक बीस्ट्स दोनों ही अपनी स्ट्रेंथ को दूसरों से कंपेयर करते हैं। उसे समझ नहीं आया कि जो आदमी बोल रहा था वो टार स्क्वाड का लीडर है या नहीं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहा था। हेलमेट ने डिसाइड किया कि मिशन के दौरान उस आदमी पर नजर रखेगा। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो आदमी फिन को जानबूझकर ट्रिप करता है। फिन को बहुत गुस्सा आया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो आदमी मिशन शुरू होने से लेकर अब तक उसे हैरास कर रहा है। उसने उस आदमी से पूछा कि वो कब तक उसे तंग करता रहेगा। डेवियस स्माइल के साथ उस आदमी ने फिन को कहा कि उसने गलती से उसे ट्रिप किया। उसने फिन को कहा कि अगर उसे गुस्सा है तो उसे मार दे। फिन अपने दोस्त के साथ था। उसने जल्दी से सिर नीचे कर लिया। हेलमेट फिन को उठाने में मदद करने आया। उस आदमी ने हेलमेट को कहा कि वो लड़की जैसा दिखता है। उसने कहा कि वो उसे बॉय की तरह ट्रीट करेगा। हेलमेट ने उसे इग्नोर किया और फिन को उठाकर अपने स्क्वाड के पास ले गया। वो आदमी नाराज था कि हेलमेट ने उसे इग्नोर किया। उसके दोस्त
दोस्त ने उसे बताया कि हेलमेट मिशन शुरू होने से उसे इग्नोर कर रहा है। उस आदमी के एक और दोस्त ने पूछा कि क्या लड़कों को हैरस करना स्मार्ट मूव है। उसने कहा कि लोग उन्हें देख रहे हैं। वो आदमी गुस्से में था कि हेलमेट और फिन रैंक 4 मर्सिनरी हैं। उसने अपने दोस्त को बताया कि वो रैंक 3 मर्सिनरी है जिसे हाथ में चोट लगी थी। उसने अपने दोस्त को कहा कि उसे हेलमेट और फिन को संभालने के लिए एक हाथ ही काफी है। उसका दोस्त हैरान था ये सुनकर। उसने उसे रिमाइंड किया कि उसे रैंक 4 इसलिए बनाया गया क्योंकि उसने नशे में कुछ स्टूपिड किया था। वो आदमी गुस्से में अपने दोस्त का गला पकड़कर उसे चुप रहने को कहा। उसका दोस्त माफी मांगने लगा। वो आदमी सिचुएशन से नाराज था। उसे लगता था कि उसका भाई उसे नीचा दिखा रहा है क्योंकि वो रैंक 2 मर्सिनरी है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने उसे कुछ झगड़ों की वजह से रैंक 4 कर दिया। वो हेलमेट के इग्नोर करने से भी नाराज था। उसने कहा कि वो हेलमेट को मार डालेगा। डेवियस स्माइल के साथ उसने अपने दोस्तों से कुछ मदद मांगी। पानी लेने के लिए स्ट्रेस करने के बाद फिन ने स्क्वाड के लिए काफी पानी लाने का डिसाइड किया। जब वो पानी ले रहा था कोई उसके पीछे आया। फिन ने पलट कर देखा तो कैलेब और उसका गैंग था। फिन डर गया। कैलेब ने डरावने चेहरे के साथ फिन से कहा कि वो उससे अच्छी बातचीत करना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैलेब फिन को स्टेप कर रहा है। उसने फिन से पूछा कि क्या उसने कभी हेलमेट के साथ बात लिया है। फिन हैरान होकर कैलेब को बास्टर्ड कहता है। उसने कहा कि हेलमेट लड़का है। कैलेब ने फिन को चुप रहने को कहा और बोला कि वो खुद कंफर्म करेगा। उसने कहा कि हेलमेट अभी उनके पास आ रहा है। जैसे ही कैलेब ने ये कहा उसके एक दोस्त ने हेलमेट को लाया। कैलेब को यकीन नहीं हुआ कि हेलमेट सचमुच खुद आ गया। हेलमेट को पहले से शक था कि कुछ गड़बड़ है। उसे कैलेब का फिन को बुली करना अजीब नहीं लगा क्योंकि फॉरेस्ट में डेमोनिक बीस्ट्स भी पावर की हायरार्की के लिए फाइट करते हैं। हेलमेट को हैरानी हुई कि इंसानों और डेमोनिक बीस्ट्स में कोई फर्क नहीं है। उसे डाउट हुआ कि क्या यही वो लोग हैं जिनके बारे में डैरियन ने उसे भरोसा न करने को कहा था। डिस्गस्टिंग लुक के साथ कैलेब ने अपने दोस्तों से हेलमेट को स्ट्रिप करने को कहा। हेलमेट तुरंत पोजीशन में आ गया। वो थोड़ा नर्वस था क्योंकि वो अभी विस यूज नहीं कर सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि वो इन आदमियों को संभाल सकता है। उसे याद आया कि ग्रुप के लोग रैंक 4 मर्सिनरी थे, यानी तान्या से कमजोर। हेलमेट ने डिसाइड किया कि वो सबसे कमजोर को पहले आउट करेगा। आदमियों ने हेलमेट को घेर लिया और एक साथ अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो हेलमेट को हिट कर पाते उनमें से एक को तान्या ने नॉकआउट कर दिया। कैलेब और हेलमेट दोनों तान्या को देखकर हैरान थे। तान्या ने कैलेब से पूछा कि उसका ग्रुप उनके स्क्वाड को क्यों तंग कर रहा है। कैलेब ने कहा कि वो बस लड़कों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। तान्या ने कहा कि उसने सुना कि कैलेब ने अपने आदमियों को हेलमेट को स्ट्रिप करने को कहा था। स्माइल के साथ कैलेब ने कहा कि मर्द लोग ऐसा दोस्ती बढ़ाने के लिए करते हैं और तान्या को ये समझ नहीं आएगा क्योंकि वो औरत है। गंभीर चेहरा बनाकर तान्या ने कैलेब को दिमाग से बात करने को कहा। उसने हेलमेट को फिन को उठाने में मदद करने को कहा। उसने कैलेब और उसके गैंग को रैंक 4 कहा। कैलेब ने तुरंत करेक्ट किया कि वो ओरिजिनली रैंक 3 है। तान्या ने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, अभी वो रैंक 4 है। कैलेब को ये सुनकर गुस्सा आया। तान्या ने डरावने चेहरे के साथ कैलेब को कहा कि अगली बार ऐसा हुआ तो मामला शांति से नहीं सुलझेगा। ये सुनकर कैलेब ने अपने दोस्तों को साथ चलने को कहा। जब फिन तान्या के पास आया वो रोने लगा। तान्या ने उसे रोना बंद करने को कहा और बताया कि ऐसी फाइट्स बार बार होंगी। तान्या को दुख था कि उसके मर्सिनरी इतने इग्नोरेंट थे। उसे पता था कि रैंक 4 के बीच होने वाली फाइट्स में इंटरफेयर करना अनरिटन रूल के खिलाफ है। तान्या ने उनकी मदद सिर्फ इसलिए की ताकि वो मेंटली न टूट जाएं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हेलमेट रात में ट्रेनिंग कर रहा है। सारे पेड़ काटने के बाद हेलमेट ने ट्रेनिंग खत्म की। उसे एहसास हुआ कि उसकी बॉडी पूरी तरह रिकवर हो चुकी है। उसे इसकी हैरानी नहीं हुई क्योंकि मिशन शुरू होने से वो सिर्फ हीलिंग पर फोकस कर रहा था। उसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि उसका विस वापस नहीं आया था। उसे डैरियन की बात याद आई कि विस पानी की तरह है और उसकी बॉडी उस पानी को रखने का डिश है। डैरियन ने कहा था कि अगर उसकी बॉडी बेसिक स्टैंडर्ड्स तक नहीं है तो विस ट्रेन करने का कोई फायदा नहीं। हेलमेट ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर फोकस करने का डिसाइड किया। अगले दिन फैन अपने मर्सिनरी से बात कर रहा था। उसने बताया कि अगले रीजन में जाने के बाद बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट्स दिखेंगे। उसने अपने स्क्वाड को इंडिविजुअल एक्टिविटीज से बचने को कहा। उसने हेलमेट और फिन को कहा कि अगर उन्हें पेशाब करने या पानी लाने जाना है तो रैंक 3 के साथ जाएं। फिन ये सुनकर हैरान था। हेलमेट को एहसास हुआ कि अब वो अकेले ट्रेनिंग नहीं कर सकता। उसे उम्मीद थी कि उसका विस उसकी सीड ऑफ डार्कनेस के रैम्पेज पर जाने से पहले वापस आ जाए। फिन ने हेलमेट से पूछा कि क्या उसने कभी डेमोनिक बीस्ट को बर्न होते देखा है। शॉन ने फिन को डेमोनिक बीस्ट्स के बारे में डरावनी स्टोरीज सुनाई थी। फिन बहुत डर गया था। उसने हेलमेट को बताया कि वो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है क्योंकि नॉलेज पावर है। हेलमेट आसानी से समझ गया कि फिन डर गया है। उसने फिन को बताया कि कई डेमोनिक बीस्ट्स एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं। फिन ये सुनकर राहत महसूस कर रहा था। उसने हेलमेट से पूछा कि एमनेशिया होने के बावजूद उसे ये सब कैसे याद है। हेलमेट ने कहा कि वो बस अंदाजा लगा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी खराब वाटर बॉटल के बारे में कंप्लेन कर रहा है। उसका दोस्त उस पर हंसता है और नई वाटर बॉटल लेने को कहता है। उसने कहा कि वो हमेशा बेवकूफ चीजों के लिए पैसे बचाता है। उस आदमी ने कहा कि अगर उसके पास पैसे होते तो वो लॉन्ग डिस्टेंस
ट्रांसमिशंस नहीं करता। उसके दोस्त ने कहा कि कुछ नहीं होगा, उन्हें कार्गो एस्कॉर्ट करने के लिए बहुत पैसे मिल रहे हैं। उसने कहा कि मिशन खत्म करके ड्रिंक्स पर पैसे खर्च करे। उसने बताया कि उसके टाउन में डार्क बियर बहुत अच्छी है और उसे घर लौटने पर ज्वाइन करने को कहा। जब वो बात कर रहा था, अचानक कुछ उस आदमी का सिर काट देता है। उसका दोस्त डर गया और समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो एक डेमोनिक बीस्ट उसके दोस्त का सिर खा रहा था। मर्सिनरीज हैरान थे कि उनके बीच डेमोनिक बीस्ट कैसे आ गया। डेमोनिक बीस्ट ने मर्सिनरीज को नीचा दिखाते हुए उनके कॉमरेड को खाया। उस आदमी का दोस्त गुस्से में बीस्ट पर अटैक करने दौड़ा। एक और मर्सिनरी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डेमोनिक बीस्ट ने उसे पहले ही मार डाला। बीस्ट हंसा जब उसने मर्सिनरीज के चेहरों पर डर देखा। मर्सिनरीज को समझ नहीं आया कि बीस्ट उनके बीच कैसे आ गया। फेन को एहसास हुआ कि वो बहुत कंप्लेसेंट हो गए थे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे मर्सिनरीज के बीच डेमोनिक बीस्ट आएगा। बीस्ट ने एक बॉडी उठाई और हवा में फेंक दी। उसके साथ ही डेमोनिक बीस्ट्स ने हवा में ही उस बॉडी को खा लिया। मर्सिनरीज को समझ आया कि बीस्ट अकेला नहीं है। वो तुरंत पोजीशन में आ गए। जब हेलमेट ने देखा कि आदमी को कैसे खाया गया, उसे लगा कि क्या सारे इंसानों का यही हाल होने वाला है। तान्या ने हेलमेट और फिन को ऑर्डर दिया कि वो कैरेज के नीचे छुप जाएं। फिन ये सुनकर पैनिक कर गया और तुरंत हेलमेट को कैरेज की ओर धकेल दिया। हेलमेट को गुस्सा आया कि वो विस यूज नहीं कर सकता। उसे पता था कि और भी डेमोनिक बीस्ट्स छुपे हुए हैं जहां वो दिख नहीं रहे। उसे लगता था कि अगर इन लोगों ने गलती की तो सब मर जाएंगे। फिन ने जल्दी से हेलमेट को कैरेज के नीचे धकेल दिया। कैरेज के नीचे हेलमेट ने डेमोनिक बीस्ट्स के लीडर को देखा। उसे पता था कि लीडर नाबो या ओल्लागो जितना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो बहुत पावरफुल था। मर्सिनरीज में सिर्फ रैंक 2 मर्सिनरीज ही विस यूज कर सकते थे। हेलमेट को बुरा लग रहा था कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता। मर्सिनरीज पोजीशन में आ गए और डेमोनिक बीस्ट के डेमोनिक एनर्जी रिलीज करने के साथ ही अटैक के लिए तैयार हो गए। मर्सिनरीज ने अपना अटैक शुरू किया। फेन ने हवा में जंप किया और अपने विस से बीस्ट पर अटैक किया। बीस्ट ने अपने हाथ को डेमोनिक एनर्जी से कवर किया और फेन के अटैक को ब्लॉक कर लिया। शॉन अपने कैप्टन का विस देखकर हैरान था और उसकी तारीफ करने लगा। मारोस ने शॉन को डिस्टेंस न करने को कहा और बताया कि छोटे बीस्ट्स उनके करीब आ रहे हैं। शॉन ने मारोस को रिमाइंड किया कि वो रैंक 3 मर्सिनरी है और तुरंत अपनी तलवार से आसपास के डेमोनिक बीस्ट्स को काट दिया। थोड़ी देर फाइट करने के बाद फेन हांफने लगा। टार स्क्वाड के कैप्टन ने अपने वाइस कैप्टन मैक्स को कहा कि जब भी उसे ओपनिंग दिखे बीस्ट को काट दे। जैसे ही उसने ये कहा, तीनों आदमियों ने बीस्ट पर अपने विस से अटैक किया। फेन ने हवा से जंप करके बीस्ट पर अटैक किया। बीस्ट ने फेन के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ यूज किया। जब बीस्ट फेन पर फोकस था, बाकी 2 आदमियों ने मौका देखकर बीस्ट को सीरियसली डैमेज कर दिया। बीस्ट दर्द से चीखा। हेलमेट ये देखकर हैरान था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इंसान इतने स्ट्रांग और स्मार्ट हो सकते हैं। उसे हैरानी हुई कि रैंक 2 मर्सिनरीज जो विस यूज कर सकते थे, लीडर से फाइट कर रहे थे, जबकि बाकी लोग बाकी बीस्ट्स से लड़े। हेलमेट को अब समझ आया कि डैरियन ने उसे इंसानों को कभी अंडर एस्टिमेट न करने को क्यों कहा था। जब बीस्ट ने देखा कि वो कितना इंजर्ड है और बाकी बीस्ट्स हार गए, उसे मर्सिनरीज से डर लगने लगा। इंटार स्क्वाड के कैप्टन ने फेन से पूछा कि क्या वो अभी भी विस यूज कर सकता है। फेन ने कहा कि वो एक आखिरी बार विस यूज कर सकता है। मैक्स ये सुनकर खुश हुआ। उसने दोनों आदमियों को कहा कि अब बीस्ट को मार देना बेहतर होगा, ये समझकर कि वो हारने वाला है। डेमोनिक बीस्ट ने जंप किया और जंगल में भाग गया। तान्या ने अपने भाई से पूछा कि क्या उन्हें बीस्ट का पीछा करना चाहिए। फेन ने कहा कि पीछा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका मिशन ट्रांसपोर्ट करना है, मॉन्स्टर्स को कैप्चर करना नहीं। उसने तान्या को इंजर्ड लोगों की देखभाल करने को कहा। तान्या ने हेलमेट और फिन को कैरेज से बाहर आने को कहा। जब हेलमेट बाहर निकला, फिन ने उसे खींचकर बाहर निकालने को कहा, क्योंकि उसका शरीर डर से जाम हो गया था। हेलमेट और तान्या ये सुनकर हैरान थे। फेन ने अपने आदमियों को डेमोनिक बीस्ट्स की बॉडीज चेक करने को कहा और कंफर्म करने को कहा कि वो मर चुके हैं। हेलमेट को समझ नहीं आया कि फेन ऐसा क्यों चाहता है। मारोस ने हेलमेट को बताया कि डेमोनिक बीस्ट की स्किन और सीड ऑफ डार्कनेस मार्केट में हाई प्राइस में बिकते हैं। मारोस ने एक डेमोनिक बीस्ट को काटकर उसकी सीड ऑफ डार्कनेस निकालकर हेलमेट को दिखाई। हेलमेट सीड ऑफ डार्कनेस देखकर चौंक गया। मारोस ने उसे कहा कि उसे सीड ऑफ डार्कनेस निकालना सीखने के लिए डेमोनिक बीस्ट को काटना होगा। फिन सीड ऑफ डार्कनेस देखकर बहुत एक्साइटेड था। उसने हेलमेट को बताया कि सीड ऑफ डार्कनेस उन लोगों के दिमाग को डोमिनेट करता है जो इसके साथ पैदा होते हैं और धीरे धीरे उन्हें डेमोनिक बीस्ट्स में बदल देता है। फिन ने हेलमेट को बताया कि जो लोग सीड ऑफ डार्कनेस के साथ पैदा होते हैं, उन्हें या तो जन्म के समय मार दिया जाता है या फॉरेस्ट ऑफ रूट्स में भेज दिया जाता है। फेन ने हेलमेट को सीड ऑफ डार्कनेस वाले लोगों से सावधान रहने को कहा। उसने कहा कि ऐसे लोग कब डेमोनिक बीस्ट्स बन जाएं, कोई नहीं जानता। हेलमेट ये सुनकर उदास हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि
लोग उसे मॉन्स्टर समझते हैं। उसे डैरियन की बात याद आई जब उसने कहा था कि सीड ऑफ डार्कनेस वाले लोग इंसानों से फाइट करते हुए मर जाएंगे। हेलमेट सोचने लगा कि क्या वो भी डेमोनिक बीस्ट बनकर इंसानों से लड़ेगा। उसे एहसास हुआ कि डैरियन ने उसे विस यूज करना इसलिए सिखाया ताकि वो अपनी सीड ऑफ डार्कनेस को कंट्रोल कर सके। हेलमेट को लगा कि उसे अपनी विस को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर छुपाना होगा, वरना अगर लोगों को शक हुआ कि उसकी पावर सीड ऑफ डार्कनेस से रिलेटेड है तो वो खतरे में पड़ जाएगा। फेन को हेलमेट और फिन की मेहनत देखकर खुशी हुई। उसे याद आया कि वो रैंक 4 में ऐसा ही था। तानिया ने अपने भाई से कहा कि फिन उस इंसिडेंट के बाद इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन अभी उसे लंबा रास्ता तय करना है। फिन को डेमोनिक बीस्ट की बॉडी देखकर घिन आई। हेलमेट ने नोटिस किया कि जिस डेमोनिक बीस्ट को फिन काटने वाला था उसमें कुछ गड़बड़ थी। हेलमेट ने फिन को उसे न काटने को कहा। फिन ने सोचा कि हेलमेट डर गया है। उसने हेलमेट को कहा कि वो कुकिंग का इंचार्ज है और उसके लिए सारा मीट एक जैसा है। जैसे ही उसने ये कहा, डेमोनिक बीस्ट अचानक उठा और उसने फिन का गला पकड़ लिया। हेलमेट तुरंत एक्शन में आया। हेलमेट ने अपनी तलवार निकाली और उसका यूज करके मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिन ये देखकर हॉरिफाइड था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मॉन्स्टर से लगभग मर ही गया था। उसने जल्दी से खुद को संभाला और हेलमेट को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहा। उसने हेलमेट से पूछा कि वो ठीक है कि नहीं। हेलमेट ने कहा कि वो बिल्कुल फाइन है। हेलमेट जो अपनी तलवार को स्टेयर कर रहा था, उसे कुछ अजीब सा फील हुआ जब उसने मॉन्स्टर को मारा। हेलमेट ने रियलाइज किया कि मॉन्स्टर को मारते वक्त जो फीलिंग हुई वो ट्रेनिंग के वक्त से डिफरेंट थी। ऐसा लगा जैसे उसके बॉडी में कोई बैरियर हट गया हो। हेलमेट ने सोचा कि क्या उसका विस वापस आ गया है। बाकी मर्सिनरी ने जल्दी से हेलमेट को चेक किया और उसे मॉन्स्टर मारने के लिए कांग्रेट्स कहा। शॉन हेलमेट की अचीवमेंट से हैप्पी था। उसने हेलमेट से कहा कि वो फिन से क्वाइट डिफरेंट है। फिन को ये सुनकर गुस्सा आया। उसने हेलमेट से कहा कि वो उसे रिपे करेगा ज्यादा सूप देकर। शॉन ये सुनकर शॉक्ड था। उसे यकीन नहीं हुआ कि फिन हेलमेट को सूप से पे करना चाहता है। बर्न ने फिन से पूछा कि क्या उसकी लाइफ की वैल्यू सिर्फ सूप है। जब मेन लोग एक दूसरे को टीज कर रहे थे, तानिया हेलमेट को अजीब नजरों से देख रही थी। जब मॉन्स्टर ने फिन पर अटैक किया, तानिया उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन उसने हेलमेट को तलवार निकालते देखा और उसकी तलवार से थोड़ा सा विस रिलीज होते देखा। तानिया को लगा कि उसकी आंखें उससे ट्रिक खेल रही हैं। उसे समझ नहीं आया कि उसने जो देखा उसे कैसे एक्सप्लेन करे। बाद में दिन में हम देखते हैं कि हेलमेट जंगल में अपना विस सर्कुलेट कर रहा है। थोड़ी देर विस सर्कुलेट करने के बाद हेलमेट ने अपनी आंखें खोली। उसे यकीन हो गया कि उसका विस पूरी तरह वापस आ गया है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका विस तब लौटा जब उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी तलवार स्विंग की। वो बहुत खुश था कि फिन ने उसकी विस वापस लाने में हेल्प की। उसे रियलाइज हुआ कि उसे 3 दिन तक विस सर्कुलेट करना होगा ताकि वो अपनी नॉर्मल एनर्जी पर वापस आए। वो और एनर्जी अपने बॉडी में सर्कुलेट करना चाहता था, लेकिन फिन ने उसे इंटरप्ट किया। फिन ने हेलमेट को स्क्वाड के पास वापस आने को कहा क्योंकि वो नाइट वॉच का ऑर्डर डिसाइड करना चाहते थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फेन अपने मैन को ऑन ऑर्डर एक्सप्लेन कर रहा है। फेन ने अपनी टीम को बताया कि वो 2-2 के ग्रुप में गार्ड करेंगे और 3 शिफ्ट्स होंगी। उसने हेलमेट और तानिया को पहला ग्रुप बनाया, फिन और मैरन्स को दूसरा और शॉन और बर्न को आखिरी ग्रुप। फेन ने अपने मैन को बताया कि यूजर इंजर्ड है तो वो शिफ्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। बर्न को दुख हुआ कि वो भी यूजर की तरह इंजर्ड नहीं है। स्माइल के साथ यूजर ने बर्न से कहा कि वो उसे फेस पर स्क्रैच दे देगा। ये कमांड्स देने के बाद फेन ने अपने स्क्वाड को उनकी पोजीशंस लेने को कहा। हेलमेट की शिफ्ट के दौरान हेलमेट ने उस डेमोनिक बीस्ट की एनर्जी सेंस की जो सुबह भाग गई थी। हेलमेट की फिस्ट की वजह से उसका सेंस हाइटन हो गया था। हेलमेट इलाके की हर चीज सेंस कर सकता था। चारों तरफ देखते हुए तानिया ने हेलमेट से पूछा कि क्या वो थक नहीं रहा। हेलमेट ने कहा कि वो फाइन है। तानिया ये सुनकर सरप्राइज्ड थी। उसने हेलमेट को बताया कि कल उनकी जर्नी और लंबी होगी। उसने हेलमेट को कहा कि अगली टीम को जगाए और सोने जाए। हेलमेट ने उसका ऑर्डर माना। हेलमेट को पता था कि डेमोनिक बीस्ट्स इंतजार कर रहे हैं कि टीम सो जाए ताकि वो अटैक कर सकें। उसने डिसाइड किया कि वो टीम पर नजर रखेगा और टाइम का यूज अपने विस को प्रैक्टिस करने में करेगा। अगली टीम को जगाने जाते वक्त हेलमेट के पास से केलेब गुजरा। केलेब हेलमेट को अकेला देखकर खुश था। उसे लगा कि अब उसे हेलमेट को पकड़ने का चांस मिल गया है। हेलमेट जंगल में गया और अपनी तलवार निकालकर अपने विस को टेस्ट करने लगा। उसे अपनी विस की प्रोग्रेस देखकर सरप्राइज हुआ। उसे रियलाइज हुआ कि कल तक उसका विस पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। अपनी तलवार को देखते हुए हेलमेट ने कुछ पास आने की प्रेजेंस सेंस की। उसे लगा कि ये डेमोनिक बीस्ट है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि कोई डेमोनिक एनर्जी नहीं थी। उसे रियलाइज हुआ कि कोई ह्यूमन अप्रोच कर रहा है। केलेब शैडोज से बाहर आया और हेलमेट को ग्रीट किया। उसने हेलमेट को ब्रैड कहा और पूछा कि वो जंगल में अकेले क्या कर रहा है। उसने हेलमेट को कहा कि हमेशा किसी के साथ मूव करना चाहिए क्योंकि जंगल डेंजरस है। जब केलेब ने हेलमेट की तलवार देखी तो उसे लगा कि हेलमेट उससे खेल रहा है। उसने हेलमेट से कहा कि वो उसके साथ ज्वाइन करना चाहता है। हेलमेट ने कहा कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। केलेब को यह सुनकर गुस्सा आया। उसे लगा कि हेलमेट अपनी सिचुएशन को नहीं समझ रहा। उसने कहा कि इस बार तानिया उसे बचा नहीं पाएगी। उसने हेलमेट से कहा कि उसका एटीट्यूड लोगों को नीचे देखने वाला है। उसने पूछा कि क्या उसके स्क्वाड में किसी ने उसका एटीट्यूड फिक्स करने की कोशिश नहीं की। केलेब ने
डिसाइड किया कि वो इस मौके का यूज करके हेलमेट को लेसन सिखाएगा। उसने हेलमेट से कहा कि वो उसके हाथ पैर तोड़ देगा। उसने कहा कि बीटिंग के बाद हेलमेट बेहतर बन जाएगा। उसने ये भी कहा कि हो सकता है बीटिंग के दौरान हेलमेट मर जाए। हेलमेट ने कैलेब से पूछा कि क्या वो सिर्फ उसे जंगल में आने के बाद बीट करना चाहता है। कैलेब ये सुनकर शॉक्ड था। उसे उम्मीद थी कि हेलमेट डर जाएगा। हेलमेट को कैलेब समझ नहीं आया। उसके मर्सिनरी स्क्वाड के बाकी लोग हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हेलमेट को समझ नहीं आया कि कैलेब इतना डिफरेंट क्यों है। उसे लगा कि कैलेब डेमोनिक बीस्ट से ज्यादा सिमिलर है। सीरियस लुक के साथ हेलमेट ने कैलेब को रैंक 4 मर्सिनरी कहा और उसे ह्यूमन की तरह जीने को कहा। कैलेब को ये सुनकर गुस्सा आया। उसे लगा कि हेलमेट उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने अपना कास्ट तोड़ा और हेलमेट से कहा कि ह्यूमंस कमजोर लोगों को कुचलकर ग्रो करते हैं। उसने कहा कि वो अब हेलमेट को लेसन सिखाएगा क्योंकि उसका हाथ ठीक हो गया है। वो हेलमेट पर अटैक करने के लिए रश किया। अटैक लैंड होने से पहले उसने हेलमेट से कहा कि वो उसकी आंखें निकाल कर कुचल देगा। हेलमेट ने आसानी से कैलेब का अटैक रोक लिया, उसका हाथ पकड़कर। कैलेब को यकीन नहीं हुआ कि हेलमेट ने उसका अटैक रोक लिया। हेलमेट ने अपनी स्ट्रेंथ यूज करके कैलेब को घुटनों पर ला दिया। कैलेब को विश्वास नहीं हो रहा था कि हेलमेट उसे ओवरवेल्म कर रहा है। डर के साथ उसने हेलमेट से पूछा कि वो कौन सा ट्रिक यूज कर रहा है। हॉरिफाइंग लुक के साथ हेलमेट ने कैलेब से कहा कि वो डेमोनिक बीस्ट से भी ज्यादा स्टूपिड है। उसने कैलेब को कहा कि अगली बार बेहतर अपोनेंट चुन ले। कॉन्डेसेंडिंग लुक के साथ हेलमेट ने कैलेब से कहा कि उसे अपनी जगह समझनी चाहिए। उसने कैलेब का हाथ और जोर से दबाया ताकि अपनी बात प्रूव कर सके। कैलेब दर्द से चिल्लाया। कैलेब ने जो हो रहा था उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उसने खुद को हेलमेट की ग्रिप से फ्री किया और कहा कि वो कभी मर्सी के लिए नहीं मांगेगा। उसने तलवार निकाली और हेलमेट पर अटैक करने के लिए रश किया। हेलमेट ने आसानी से तलवार के शीट से अटैक्स ब्लॉक कर दिए। कैलेब को ये देखकर गुस्सा आया। उसे लगा कि हेलमेट एरोगेंट है। हेलमेट को गुस्सा आया और उसने अपनी तलवार निकालने का डिसीजन लिया। कैलेब हेलमेट की तलवार से निकलने वाले विस को देखकर हॉरिफाइड था। वो कोई मूव बनाने से पहले ही हेलमेट ने उसकी जांघें काट दी। कैलेब जमीन पर गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा। हेलमेट ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपना विस यूज करेगा। उसने सिर्फ इसीलिए यूज किया क्योंकि वो अपने विस के वापस आने से एक्साइटेड था। हेलमेट को पता था कि वो कैलेब को जाने नहीं दे सकता क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएगा। उसने सोचा कि क्या उसे कैलेब को मार देना चाहिए। जैसे ही ये ख्याल आया उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई दी। उसका सीड ऑफ डार्कनेस उसे कैलेब को मारने के लिए कह रहा था। सीड ने धीरे धीरे हेलमेट को इन्फेक्ट करना शुरू किया। उसने हेलमेट से कहा कि कैलेब को मार दे। इससे पहले कि हेलमेट कुछ कर पाता उसने जल्दी से अपनी बॉडी को विस से कवर किया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका सीड ऑफ डार्कनेस सामने आएगा। उसे रियलाइज हुआ कि उसका विस बहुत लंबे समय तक गायब था। जब सीड ऑफ डार्कनेस हेलमेट को कंट्रोल करने लगा उसे लगा कि वो डेमोनिक बीस्ट बन जाएगा। हेलमेट ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और धीरे धीरे उस डेमोनिक एनर्जी को हटाया जो उसके थिंकिंग को क्लाउड कर रही थी। उसने खुद को रिमाइंड किया कि वो हेलमेट है और वो ह्यूमन है। जब तक हेलमेट ने खुद को शांत किया कैलेब दर्द में रेंगते हुए भाग गया था। सीन शिफ्ट होता है और हम कैलेब को दर्द में रेंगते हुए देखते हैं। कैलेब ने कभी नहीं सोचा था कि हेलमेट विस यूज कर सकता है। उसे रियलाइज हुआ कि हेलमेट की फिस्ट उसके भाई से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। कैलेब को कभी नहीं लगा था कि रैंक 4 इतना स्ट्रांग हो सकता है। उसे रियलाइज हुआ कि अगर वो कैंप तक रेंगता हुआ पहुंच गया तो वो सरवाइव कर सकता है। बदकिस्मती से जंगल में एक डेमोनिक बीस्ट था। उस बीस्ट ने कैलेब को कैंप तक पहुंचने से पहले मार डाला। हेलमेट ने कैलेब की चीखें सुनी जब उसे डेमोनिक बीस्ट ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब हेलमेट लोकेशन पर पहुंचा तो उसने डेमोनिक बीस्ट को कैलेब की लाश पकड़े हुए देखा। हेलमेट को रियलाइज हुआ कि ये वही बीस्ट था जो सुबह भाग गया था। बीस्ट ने हेलमेट को स्माइल के साथ देखा। हेलमेट डेमोनिक बीस्ट की तरफ चला और उससे कहा कि कैलेब उसका है। डेमोनिक बीस्ट सरप्राइज्ड था कि हेलमेट उससे डर नहीं रहा। हेलमेट कॉन्फिडेंट था कि अब जब उसका विस वापस आ गया है वो डेमोनिक बीस्ट को डिफीट कर सकता है। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे विस से कवर किया। डेमोनिक बीस्ट हेलमेट का विस देखकर हॉरिफाइड था। वो जल्दी से हेलमेट से दूर हट गया और डर से चिल्लाने लगा। हेलमेट सरप्राइज्ड था कि डेमोनिक बीस्ट दूसरों की स्ट्रेंथ को समझ सकता है। उसे यकीन था कि ये डेमोनिक बीस्ट एवरेज बीस्ट से बहुत डिफरेंट है। हेलमेट ने डेमोनिक बीस्ट से कहा कि कैलेब की बॉडी लेकर भाग जाए। उसने कहा कि अगर वो उसका ऑर्डर नहीं मानेगा तो वो उसे मार देगा। डेमोनिक बीस्ट ने कुछ लाइट्स को अपनी तरफ आते देखा। उसे रियलाइज हुआ कि और ह्यूमंस हेलमेट की हेल्प के लिए आ रहे हैं। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसके पास हेलमेट का ऑर्डर मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। हेलमेट को दुख हुआ कि मॉन्स्टर ने सचमुच उसका ऑर्डर मान लिया। वो उसे मारना चाहता था। उसने अपनी तलवार रख दी और अपनी करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का तरीका सोचने लगा। टास्क मर्सिनरीज का वाइस कैप्टन मैक्स ये सुनकर सरप्राइज्ड था कि कैलेब मर गया। हेलमेट ने मैक्स से कहा कि कैलेब उसे जंगल में बुली करने के लिए फॉलो किया था, लेकिन डेमोनिक बीस्ट ने उसे मार दिया। टार मर्सिनरीज का कैप्टन दुखी था कि उसका
उसका भाई मर गया। मैक्स को यकीन नहीं हुआ कि कैलेब इतनी स्टूपिड चीज करने की वजह से मर गया। उसने हेलमेट से कैलेब की वजह से हुई इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी कहा। तानिया को गुस्सा आया कि मैक्स ने सिर्फ वर्बल अपॉलॉजी दी जबकि कैलेब ने हेलमेट की लाइफ को रिस्क में डाला था। तानिया ने मैक्स से पूछा कि किसी ने कैलेब को क्यों नहीं रोका जबकि सबको पता था कि वो दूसरे बॉयज के साथ क्या करता था। कैलेब का बड़ा भाई ये सुनकर गुस्सा हो गया। उसने तानिया से कहा कि वो अपने भाई के बारे में बात करते वक्त अपनी जुबान संभाले। तानिया ने टार मर्सनरीज के कैप्टन से कहा कि अगर उनके स्क्वाड ने कैलेब को अच्छे से सुपरवाइज किया होता तो वो मरता नहीं। कैप्टन को ये सुनकर गुस्सा आया। वो तानिया की तरफ चला और उससे कहा कि उनके मर्सनरी स्क्वाड का इंसल्ट न करे। मिल्स ने दोनों स्क्वाड्स के बीच आर्ग्यूमेंट को रोक दिया। उसने कहा कि उनके पास ब्लेम गेम खेलने का टाइम नहीं है। उसने कहा कि उन्हें एक प्लान बनाना होगा। उसने टार स्क्वाड से कहा कि ये इंसिडेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने फेस मर्सनरीज और तानिया से कहा कि वो अपनी बातों को कंट्रोल करें। उसने मर्सनरीज से कहा कि वो कैलेब की कमीशन हेलमेट को देगा। दोनों पार्टियां इस कंडीशन से सहमत हुईं। मिल्स सरप्राइज्ड था कि मर्सनरीज कितने अच्छे से साथ मिलकर काम कर रहे थे। उसने मर्सनरीज से कहा कि वो डेमोनिक बीस्ट्स से डील करने का सेफ तरीका निकालेगा। उसने मर्सनरीज को उनके सराउंडिंग्स के प्रति कॉन्शियस रहने को कहा क्योंकि अब तक 3 लोग मर चुके हैं। वार्निंग देने के बाद सब अपने लुकआउट्स पर वापस चले गए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तानिया हेलमेट के सिर पर थप्पड़ मारती है। हेलमेट ने तानिया से कहा कि उसका पंच दर्द करता है। तानिया ने हेलमेट पर चिल्लाया। उसने पूछा कि उसने उसे अपने बैग को वॉच करने के लिए क्यों नहीं बुलाया। उसने पूछा कि वो जंगल में क्यों गया। उसने हेलमेट से कहा कि वो डर गई थी जब उसे पता चला कि वो मिसिंग है। तानिया ने हेलमेट पर चिल्लाना बंद किया जब उसे रियलाइज हुआ कि वो भी फॉल्ट पर थी। उसे लगा कि उसे हेलमेट पर ज्यादा अटेंशन देना चाहिए था। उसने हेलमेट से कहा कि जंगल में अकेले ट्रैवल न करे। हेलमेट ये सुनकर सरप्राइज्ड था। उसने तानिया से सॉरी कहा। उसे रियलाइज हुआ कि सिर्फ एक इंसान ही उसकी इतनी केयर करेगा। हेलमेट ने वार्मथ एंड किनशिप का फीलिंग भूल गया था। उसे रियलाइज हुआ कि तानिया डेरेन जैसी थी। तानिया ने हेलमेट के सिर पर हाथ रखा और कहा कि वो ज्यादा केयरफुल रहे। हेलमेट ये सुनकर खुश था। उसे लगा कि वो ह्यूमन फील करने लगा है। अगले दिन हम मर्सनरीज को केयरफुली मूव करते देखते हैं। फैन ने अपने मर्सनरीज को रिमाइंड किया कि कल कैलेब को डेमोनिक बीस्ट ने एम्बुश करके मार दिया था। उसने अपनी टीम से कहा कि वो केयरफुली मूव करें और अपनी स्ट्रेंथ प्रिजर्व करें। पूरे दिन हेलमेट और उसके टीममेट्स पर डेमोनिक बीस्ट्स ने अटैक किया। डेमोनिक बीस्ट्स ज्यादातर फेस मर्सनरीज पर अटैक कर रहे थे। टार स्क्वाड के पास नहीं गए। फिन को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आया कि डेमोनिक बीस्ट्स उन पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। उसे पता था कि अगर वो 2 दिन तक डेमोनिक बीस्ट्स से फाइट करते रहे तो उनकी टीम की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। हेलमेट समझ रहा था कि फिन क्या कह रहा है लेकिन वो डेमोनिक बीस्ट लीडर पर ज्यादा फोकस्ड था। उसे रियलाइज हुआ कि डेमोनिक बीस्ट्स का लीडर उनसे दूर रह रहा था और धीरे धीरे अलग अलग बैच में डेमोनिक बीस्ट्स भेज रहा था। हेलमेट को समझ आया कि डेमोनिक बीस्ट का लीडर उन्हें टायर करने की कोशिश कर रहा है। फाइट खत्म होने के बाद फेस मर्सनरीज ने अपने वाउंड्स को पैच करना शुरू किया। शॉन ने यूटर से कहा कि अगर वो ऐसे ही फाइट करते रहे तो सबको इंजरी हो जाएगी। यूटर ने शॉन से कहा कि वो मजाक करना बंद करे। स्माइल के साथ शॉन ने यूटर से कहा कि वो बहुत स्लो है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यूटर को बार बार डेमोनिक बीस्ट्स ने बाइट किया। यूटर को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने शॉन से कहा कि उसने पर्पसली बाइट नहीं लिया। जब दोनों मेन बिकरिंग कर रहे थे फेन ने अपनी टीम की स्टेट को देखा। तानिया ने उससे कहा कि यूटर, मैरन्स और शॉन सबको इंजरीज हो गई हैं। तानिया ने कभी नहीं सोचा था कि डेमोनिक बीस्ट्स बिना रेस्ट दिए उन पर अटैक करेंगे। फेन ने तानिया से कहा कि वो थैंकफुल रहे कि सब जिंदा हैं। उसने कहा कि हेलमेट और फिन उसकी सोच से ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं। उसने तानिया से कहा कि हेलमेट फिन को प्रोटेक्ट कर सकता है क्योंकि उसे थोड़ा स्वॉर्ड्समैनशिप आता है। तानिया ने कहा कि फिन अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से चीजों को डॉज करने में बहुत अच्छा है। तानिया को रियलाइज हुआ कि उसे अपने भाई को बताना होगा कि उसने हेलमेट को अपनी तलवार के साथ क्या करते देखा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती फेन ने उसे इंटरप्ट किया। उसने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि डेमोनिक बीस्ट्स सिर्फ उन पर ही क्यों अटैक कर रहे हैं। उसने तानिया से कहा कि टार स्क्वाड ने आज कोई डेमोनिक बीस्ट से फाइट नहीं की। तानिया ने अपने भाई से कहा कि टार स्क्वाड उनकी हेल्प नहीं करेगा, खासकर कुछ दिन पहले हुए आर्ग्यूमेंट के बाद। तानिया ने अपने भाई से कहा कि वो गार्ड पर रहे। फेन ने तानिया को अश्योर किया कि वो सब जंगल से बाहर निकल जाएंगे। रात में हम देखते हैं कि मिल्स टार स्क्वाड के कैप्टन पॉल से बात कर रहा है। मिल्स को लगता था कि पॉल फेस मर्सनरीज की सिचुएशन के बारे में जानता है। उसने पॉल से कहा कि डेमोनिक बीस्ट्स का लीडर उनके कॉन्वॉय को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहा है। उसने पॉल से कहा कि जल्दी ही डेमोनिक बीस्ट्स फेस मर्सनरीज को ओवर पावर कर लेंगे। उसने पॉल से कहा कि वो फेस मर्सनरीज की हेल्प करे क्योंकि उसके स्क्वाड में ज्यादा लोग हैं। पॉल को ये सुनकर खुशी नहीं हुई। वो मिल्स की लॉजिक से डिसएग्री करता था। उसने मिल्स से कहा कि फेस मर्सनरी स्क्वाड जल्दी ही डेमोनिक बीस्ट्स से ओवर पावर हो जाएगा। सिनिस्टर लुक के साथ पॉल ने मिल्स से कहा कि सेफ्टी से ज्यादा एफिशिएंसी पर फोकस करना बेहतर है।